अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज जो नॉवल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो 3 इक़सात पर मुश्तमिल है। नॉवल का नाम है पलकों पर ठहरे ख्वाब। इसकी राइटर हैं हबीबा उमैर। चलिए चलते हैं नॉवल की पहली किस्त की जानिब। अरे दफा हो जा मनहूस, अपनी शक्ल गुम कर मेरे सामने से। क्या कर रही है यहाँ पर खड़ी होकर? वो मामी, मैंने तो किया था आपका कमरा ठीक। वो मिनमिनाई। अरे किया था तो क्या जिन है यहाँ जो दोबारा खराब कर गए? एक मनहूस तो ऊपर से तुम्हारे झूठ। वो बुरी तरह गरजी। चल दफा हो जा, वरना न जाने क्या कर दूं। वो उसे धक्का देकर उठी, जबकि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि किसने किया होगा। पलटी तो वो सामने ही खड़ा हंस रहा था। वो बस खामोशी से उसे देखती रही, जबकि आंसू खुद ब खुद रुई जैसे गालों पर बह निकले। रुकैया बेगम जब कमरे में आई तो अजीब हालत हो रही थी। ऐसा लगता था कि कोई कुश्ती करके निकला है यहाँ से। हर चीज उलट पुलट थी। बिस्तर की चादर जमीन पर पड़ी थी। ड्रेसिंग टेबल की चीजें बिखरी हुई थीं। अखबार जमीन पर थे। उन्होंने माथा पीट लिया। मैंने कमबख्त को कमरा ठीक करने को कहा था, मनहूस ने और ही बिगाड़ दिया। पता नहीं मसला क्या है इसको। जो काम कहो उल्टा ही करती है, ऊपर से झूठ। उफ तौबा तौबा। वो सामान समेट रही थी और साथ ही वदिया को कोस रही थीं। वो चुपचाप बाहर गैराज में आ गई और सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। मजा आया मिस वदिया? पीछे से वो आकर बोला, मगर उसने मुंह नहीं उठाया और वो निकलता चला गया। अरे यहाँ क्यों बैठी हो तुम वदिया? वली ने आकर पूछा। वो खामोश रही तो वो उसके साथ बैठ गया। क्या हुआ है तुम्हें? वो उसके सर पे हाथ रख कर बोला तो उसने सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू देखकर समझ गया कि फिर मामा ने कुछ कहा है उसे। चलो उठो, आओ अंदर। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। आज वो किसी भी किस्म की गलती नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हर काम कुछ ज्यादा ध्यान से कर रही थी। पहले उसने डस्टिंग की, अब किचन में बर्तन धो रही थी। सब रात का खाना खाकर फारिग हो गए थे। वदिया ने वली के कमरे में दूध का ग्लास देना था और बाकी सबको चाय। उसने चाय का पानी रखा और दूध ओवन में गर्म करने के लिए रख दिया। उसका जरा दिल नहीं कर रहा था कि वो आली का सामना करे, क्योंकि आज एक दफा फिर उसकी वजह से मामी से डांट पड़ी थी। मगर ये उसकी मजबूरी थी और वो कुछ नहीं कर सकती थी। सबको चाय देने के बाद उसने घड़ी पर नजर डाली तो 10:30 बज रहे थे। आज फिर इतनी देर हो गई और अभी मैंने होमवर्क भी करना है। वो अपने हाथ फ्रॉक से साफ करके बोली। अपने कमरे में आकर, कमरा कहना गलत होगा, वो स्टोर था, उसमें ही उसका गद्दा बिछा हुआ था। वो बिस्तर पर ढह गई। थकन से बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से उठी और किताबें खोलकर बैठ गई। उसे होमवर्क करना था और ना करने की सूरत में वो मैडम से मार हरगिज नहीं खाना चाहती थी। सो किताबें खोलकर बैठ गई। अभी उसने आकर बैग रखा था कि मामी की आवाज आ गई। जी मामी, आपने बुलाया है? वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गई। हाँ, मैंने सालन बना दिया है, तुम जरा सलाद बना दो और वली और आली को खाना दो। बाद में मुझे किचन साफ मिलना चाहिए। ये कहकर वो निकल गईं, ये जाने बगैर कि वो भी तो दोनों के साथ वापस आई है और उसे भी भूख लगी होगी। उसने हुक्म की तामील की और खाना टेबल पर लगा दिया। सीढ़ियों के पास आकर उसने दोनों को आवाज दी, वली भाई, आली भाई, आ जाएं, खाना खा लें। और खुद किचन में चली गई। पहले काउंटर साफ किया और फिर गंदे बर्तन सिंक में रखने लगी। वदिया, पानी ला दो, आली ने पुकारा। जी भाई, ये कहकर फ्रिज से ठंडी बोतल निकालने लगी। ये लें। टेबल पर बोतल रखी तो वली बोल पड़ा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले और काम करने लग गई? उसने खुद पर निगाह दौड़ाई तो खुद को स्कूल के कपड़ों में देखा। भाई अभी बदल लेती हूँ, पहले किचन साफ कर लूं, उसने मुस्कुराकर कहा, जबकि आली अक्सर बेनियाज खाने में मसरूफ था। किचन में काम करते उसके कपड़ों पर सालन के दाग लग गए। चलो, ये नई मुसीबत है, अब ये भी खुद ही धोना पड़ेगा। वो चिढ़कर बोली और कमरे में आ गई। भाप उड़ाते चाय के कप लेकर वो लाउंज में आई। अस्सलाम वालेकुम मामू, वो चाय देते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा, उन्होंने प्यार दिया। भाई चाय, वो आली को कप देकर बोली। रख दो, वो टीवी में खोया हुआ था। मामी, आपकी चाय, वो उन्हें कप थमा कर बोली और वली का कप लेकर उसके कमरे में चली गई। रुकैया बेगम,
तुम इस बच्ची से इतना ज्यादा काम क्यों करवाती हो, हालांकि मैंने मुलाजमा रखने को कहा है। वकार साहब उनकी तरफ मुड़कर बोले। अरे कहाँ करवाती हूँ इससे काम, वो हैरान होकर बोली। अच्छा तो तुम काम नहीं करवाती, बच्ची जो सारा दिन घन चक्कर बनी रहती है। रहने दें आप तो, बस सारा दिन मेरी कमर टूटती है, सारे घर का काम करती हूँ। मुलाजमा तो सुबह आती है, झाड़ू मारी और गई, बाद में सारा काम मैं ही करती हूँ। और अगर वो शाम की चाय बना देती है तो कौन सी बड़ी बात है। अरे यहाँ रहती है, मुफ्त में सब मिल रहा है, जरा हाथ हिला देगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। बेगम खुदा से डरो, तुम इस 10 साला बच्ची से कितने काम करवाती हो, मैंने तुम्हें कभी काम करते नहीं देखा। बस जब घर आता हूँ तो सिर्फ बच्ची ही कभी इधर तो कभी उधर दिखाई देती है। तुम या तो टीवी देखती पाई जाती हो या फोन पर बात करती। वो अफसोस से बोले। आप तो बस नजर ही रखिएगा, वो कहकर उठकर चली गईं। वदिया 5 साल की थी जब उसके वालिदैन की वफात एक हादसे में हुई। तब वकार साहब उसे घर ले आए। हालांकि उसके ददियाल वाले भी थे, मगर उन्होंने बहन की मोहब्बत में आकर उसे सीने से लगा लिया था और रुकैया बेगम की गोद में उसे दे दिया था और कहा था, शायद अल्लाह ने हमें बेटी इसीलिए नहीं दी क्योंकि वदिया ने आना था। उस टाइम तो वो खामोश रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में वदिया के लिए गुंजाइश खत्म हो गई थी और उसने एक हाथ उनकी बहन का भी था जो गाहे बगाहे उनके कान भरती रहती थी। जब वदिया घर आई उसके महीने बाद ही वकार साहब की वालदा बेटी का गम बर्दाश्त न कर पाई और खुद भी खालिक हकीकी से जा मिली। तो इसका जहरा भी वदिया के सर थोप दिया गया कि लड़की मनहूस है, पहले अपने माँ बाप को खा गई और अब इस घर में सब्ज कदम रखे तो नानी को निकल गई। तब से अब तक मामी का रवैया उसके साथ सख्त से सख्त होता जा रहा था, क्योंकि रुकैया बेगम कानों की कच्ची थी, लिहाजा लोगों की बातों में बहुत जल्द आ जाती। वकार साहब ने काफी बार समझाने की कोशिश की, मगर हर बार गुस्से में आकर वॉकआउट कर जाती और वो सिर्फ अफसोस करते रह जाते। वदिया लोगों के रवैयों से बहुत हसास हो गई थी, वो बहुत खामोश रहती थी। वकार साहब ने उसका दिल बहलाने के लिए उसको आली के खिलौने दिए। वली को भी समझाया कि उसका ख्याल रखा करे, मगर शायद वकार साहब की कोशिशें कम पड़ रही थीं। इस उम्र के ज्यादातर बच्चे अपना ज्यादा वक्त खेलकूद में गुजारते, जबकि वो घर के काम करती थी। कभी बर्तन धोती तो कभी कपड़े सुखा रही होती, कभी चीजें ठीक कर रही होती तो कभी डस्टिंग कर रही होती। गर्ज वो मसरूफ ही मिलती। वली चूंकि उससे 5 साल बड़ा था, जबकि आली उससे 2 साल बड़ा था। वली चूंकि समझदार था, लिहाजा वो कोशिश करता कि वो खुश रहे। वदिया के आने के बाद वकार साहब ने उस पर तवज्जो दी, जबकि आली को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसकी दादी की वफात के कुछ अरसे बाद आली का कुत्ता, जो उसने बहुत शौक से पाला था, कुछ गलत खाने की वजह से मर गया तो उसे पक्का यकीन हो गया कि ये लड़की मनहूस है। वकार साहब की अदम तवज्जो की वजह से वो खुद ब खुद रुकैया बेगम के करीब हो गया। जब भी वकार साहब आली के खिलौने वदिया को देते तो उसके तन बदन में आग लग जाती, मगर बाप के सामने बोलने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी, लिहाजा चुप रहता। अलबत्ता उसका बदला वो वदिया का कोई काम बिगाड़ कर उसे रुकैया बेगम से डांट तो कभी मार पड़वा कर ले लेता था। उसे इस लड़की को तंग करके अजीब सी खुशी मिलती थी। आज छुट्टी होते वक्त वो गेट से निकली तो पता नहीं कौन सा जुलूस निकला हुआ था, वो वहीं खड़ी हो गई। कुछ देर बाद आली भी आ गया। सड़क के दूसरी तरफ उनकी वैन थी, गाड़ियों का तांता बंधा हुआ था, बहुत भीड़ थी और गाड़ियां तेज रफ्तार भी थीं। आली उसे वहां अकेला छोड़कर वैन की तरफ बढ़ गया। अरे आली यार, वदिया कहाँ है, अभी तक नहीं आई? वली ने फिक्रमंदी से पूछा। सड़क के दूसरी तरफ खड़ी है, वो बोला। और तू उसे अकेला छोड़ आया, हद है यार तेरी भी, वली ने गुस्से से बोला और वदिया को लेने चला गया। वदिया चलो आओ। वली ने हाथ पकड़कर उसे सड़क पार कराई और वैन में बिठा दिया। उसने खुशमकी नजरों से आली को घूरा, वो बाहर गाड़ियों को तक रहा था। वदिया ने अपना सर झुका दिया। अम्मी भाई, आप इससे रोटियां ना बनवाया करें, देखिए न जाने कौन कौन से मुल्कों के नक्शे बना देती है। आली ने रोटी को उठाकर हवा में लहराया, जबकि वो किचन में खड़ी होकर सुन रही थी। अरे बेटा, तू नाराज ना हो, मैं तेरे लिए खुद बना दिया करूंगी, वो उसे चमकारते हुए बोली। बेचारी बना तो देती है ना, वली ने वदिया की तरफदारी की।
भाई मेरे गले से तो नहीं गुजरती ये रोटी, आपको खानी है तो आप खाओ, वो कहकर रोटी फेंक कर चला गया। अम्मी आप इसे समझाएं, ये दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, वली ने रुकैया बेगम को नाराजगी से कहा। अरे भाई अभी बच्चा है ना, इसीलिए ऐसा करता है। वो टाल गई। वधिया की आंखें भर आईं। कितनी मुश्किलों से उस नन्ही सी जान ने रोटियां पकाई थीं। 2 जगह से उसका बाजू भी चल चुका था और आली को कदर ही नहीं थी। आज वकार साहब को प्रमोशन मिला था और उसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि सरकारी घर छोड़कर अपने नए घर, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था, उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। जहां खुशी थी वहां दुख का हल्का सा साया भी था। आखिर को वो तकरीबन 15 सालों से इस जगह रह रहे थे। मुलाजमत के साथ उन्हें घर भी मिल गया था। इसी वजह से उन्होंने अपना आबाई घर बेचकर सरकारी घर में शिफ्ट होने का फैसला किया था। उन्होंने अपने आबाई घर से मिलने वाली रकम और कुछ सेविंग करके नया घर बनाया था और आज ये नवीद सुनने को मिली थी कि वो अपने जाती मकान में शिफ्ट हो रहे हैं। रुकैया बेगम की खुशी तो दीदनी थी, जबकि तीनों बच्चे अलग खुश थे और नाच गा रहे थे। आज उन्हें अपने घर में शिफ्ट हुए तीसरा दिन था। इन दिनों में उनका बुरा हशर हो गया था। शिफ्टिंग में सारा सामान मुंतकिल करा के उन्हें दिन में तारे नजर आ गए थे। बहुत मेहनत और लगन से रुकैया बेगम ने अपने घर को सेट किया था। पिछले घर में यही खटका लगा रहता था कि ये घर अपना नहीं है, इसीलिए उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मगर नए घर में उन्होंने अपने सारे शौक पूरे किए थे। पूरे घर को बहुत शौक से सजाया था। चूंकि वदिया मिडिल के पेपर से फारिग हुई थी, इसीलिए उसने उनका भरपूर साथ दिया। रुकैया बेगम का शौक आला दर्जे का था। कलर्स की सिलेक्शन से लेकर डेकोरेशन पीस तक उस चीज की तर्जुमानी कर रहे थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, मगर पहले घर की निस्बत कुशादा था और निस्बतन बड़ा भी। ये 3 बेडरूम्स का घर था। इसके अलावा पीछे छोटा सा सहन था और स्टोर रूम था, जबकि आगे की तरफ छोटा सा पोर्च और छोटा सा गार्डन मौजूद था। ये घर एक नई कॉलोनी में बना था, लिहाजा ज्यादा आबादी न थी। वदिया की किस्मत में फिर से स्टोर रूम आया था, जबकि एक कमरा वकार साहब और उनकी बेगम का था और बाकी 2 पर वली और आली ने कब्जा कर लिया था। वकार साहब ने आकर वदिया से चाय की फरमाइश की और गार्डन में आकर काट छांट के साथ नए पौधे लगाने लगे। उन्हें बागबानी का शौक था, लिहाजा छोटे मोटे काम खुद ही कर लेते थे। ऑफिस से चूंकि कुछ छुट्टियां ली हुई थी, इसीलिए दिन रात उसी में मसरूफ थे। अरे मियाँ आप यहाँ हैं? मैं कब से ढूंढ रही थी। रुकैया बेगम हाँफती हुई बाहर आई। हाँ बेगम, हमने कहाँ जाना है, यही है। वो कैंची से खुश्क टहनियों को काटते हुए बोले। मामू चाय। वदिया चाय ले आई। अरे वदिया, अंदर से कुर्सी और चाय मुझे भी ला कर दे। रुकैया बेगम ने हुक्म सादिर किया। जी मामी, वो कहकर अंदर चल पड़ी। वो कुर्सी उठाकर ला रही थी कि आली आ गया। कहाँ ले जा रही हो ये कुर्सी? कड़े तेवरों के साथ पूछा। बाहर मामी को देने, वदिया ने नजरें झुकाकर कहा। न जाने किस डर से वो उससे नजर मिलाकर बात नहीं करती थी, सिर्फ इतना जवाब दिया। वो बढ़ने लगा तो वो बोल पड़ी। अगर बाहर जा रहे हैं तो ये कुर्सी ले जाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ। उसने मुड़कर वदिया को देखा, जो कुर्सी पकड़े खड़ी थी। वो तंजन हंसा और बाहर निकल गया। वो सर झटक कर कुर्सी लेकर बाहर गई। न जाने किस अहमक ने कहा था कि आली साहब से कोई काम कहो। वो खुद को कोस रही थी। मियाँ साहब, मैं सोच रही हूँ कि नए घर में आ गए हैं और अल्लाह का करम है, सेट भी हो गया है, तो क्यों ना कुरान खानी करवाऊं? रुकैया बेगम चाय की चुस्कियां लेते हुए बोली। ठीक है, करवा लो। वकार साहब मसरूफ अंदाज में गोया हुए। कब करवाऊं? वो अब भी मुतवज्जा थी। भाई जब आपका दिल चाहे। वो हाथ से पौधे के पत्ते जांच रहे थे। कल जुम्मा है, मुबारक दिन है, कल ठीक रहेगा, है ना? वो पुरजोश हुई। जवाब मुख्तसर था। वदिया रात के बर्तन धोकर खुश्क कर रही थी जब रुकैया बेगम वारिद हुई। ए लड़की, वो डर गई आवाज पर। जी मामी, वो बमुश्किल बोल पाई। कल कुरान ख्वानी है, तैयारी रखना, बर्तन और चादरें निकाल कर साफ करके रख लेना। जी मामी। वो दोबारा मसरूफ हो गई। आज सुबह से वो कामों में लगी हुई थी। कुरान खानी का टाइम जोहर के बाद था और जकिया बेगम बमा बच्चों के हमरा 11 बजे पहुंच गई थीं। अरे आपा, मुबारक हो, बड़ी मुबारक हो, नए घर की। वो गले मिलते हुए बोली। खैर मुबारक।
رقیہ بیگم بھی اپنی بہن سے مل کر خوش ہوئیں۔ ان کے پاس ان کے میکے کے نام پر بہن کا ہی تو رشتہ تھا۔ والدین کی وفات کے بعد ان کا بھائی اپنے بیوی بچوں سمیت کویت چلا گیا تھا اور کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی کہ بہنیں ہیں کہ نہیں، بس دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کا میکا آباد کر رکھا تھا۔ مبارک ہو خالہ، شمائلہ بھی آگے بڑھی۔ ارے جیتی رہے میری بچی، انہوں نے پیار دیا۔ ارے نائلہ اور رضوان کہاں ہیں؟ رقیہ بیگم کو ان کے دو بچے نہیں دکھے تو پوچھنے لگیں۔ ارے ساتھ ہی تو تھے، نہ جانے کہاں دفان ہو گئے۔ سکیہ بیگم اپنا برقع اتار کر بولی۔ لو نائلہ تو آ گئی، شمائلہ نے نائلہ کو دیکھ کر کہا۔ سلام خالہ، وہ پیار لینے کو بڑھی۔ خوش رہے میری بچی، انہوں نے پیار دیا۔ رضوان کہاں ہے نائلہ؟ شہلا نے بھائی سے متعلق دریافت کیا۔ ارے وہ رکشے والے سے جھگڑا کر رہا ہے، اور کہاں جائے گا وہ؟ نائلہ نے ایک جھٹکے سے اپنے بال کندھے سے پیچھے کیے۔ ہائے مولا، ایک تو یہ لڑکا بھی نہ۔ سکیہ بیگم دوپٹے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہائے آپا، یہ گرمی تو جان نکال دے گی۔ نی شمائلہ، پکھا تیز کرنی، وہ شمائلہ کو بولی جو ہاتھوں سے ہوا لینے میں مصروف تھی۔ اچھا کرتی ہوں، وہ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی۔ اے ودیا، کدھر ہے تو؟ سکیہ اور بچوں کے لیے کچھ ٹھنڈا پانی لاؤ۔ اس کی آواز نہ پا کر انہوں نے دوبارہ پکارا، مگر جواب ندارد تھا۔ وہ پورچ کو دھو رہی تھی جب رضوان اندر داخل ہوا۔ رضوان ولی سے سال بڑا تھا اور شکل ہی سے آوارہ لگتا تھا۔ منہ میں پان دبائے، شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولے، عجیب کنڈوں والا حلیہ ہوتا تھا اس کا۔ کیا کر رہی ہو سونی؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر بولا تو وہ ایک دم گیلے فرش پر پھسلی اور دھڑام سے گر پڑی۔ چپ کے مقابل دانت نکال رہا تھا۔ گرنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ بھی آدھا فرش پر گرا اور گیلا ہو گیا، جبکہ کپڑے بھی گیلے ہو گئے تھے۔ بڑی سونی لگ رہی ہے تو، وہ خباثت سے بولا تو اس کی آنکھوں سے ٹپکتی یہ ہوس دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ اے کون یہاں ہے؟ نائلہ دروازے پر کھڑی ہو کر بولی۔ اندر آ اور شربت بنا، پتہ نہیں کہ مہمان آئے ہیں۔ نائلہ اسے ڈانٹ کر اندر چلی گئی، جبکہ اس نے بھی اندر جانے میں عافیت ہی سمجھی۔ فارغ ہو کر ابھی وہ باہر نکل رہی تھی جب سکیہ بیگم رقیہ سے کہہ رہی تھی، ہائے آپا، دیکھ ذرا میرا تو سر درد ہو رہا ہے، آج اینک گھر ہی بھول آئی، اس کے بغیر ہی سپارہ پڑھا ہے نا، ذرا چائے ہی پلوا دے۔ وہ اپنے ہاتھ سے سر کو دباتے ہوئے بولی۔ ہاں خالہ، میری بھی کمر میں درد ہے۔ شمائلہ نے فٹ اپنا دکھڑا رو دیا۔ بھائی چائے تو مجھے بھی چاہیے۔ علی کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ ودیا کا تھکن سے برا حال تھا، مہمانوں کے خاطر تواضع کیے ابھی اسے آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا، تبھی تو خالہ نے چائے پی تھی، اور اب دوبارہ؟ اے لڑکی، کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہے؟ سنا ہے نا کہ میری بہن کے سر میں درد ہے؟ چل جا، سب کے لیے چائے بنا۔ وہ منہ لٹکا کر کچن کی جانب بڑھی۔ اور ہاں، ذرا میٹھا کھلے دل سے ڈالیو، کنجوسی نہ کرنا، پہلے تو چائے میں بس چینی نام کو تھی۔ پیچھے سے زکیہ بیگم کی آواز آئی۔ ودیا کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑا۔ تمہارا ایڈمیشن ہو گیا علی؟ شمائلہ ولی کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں ہو گیا، پچھلا اسکول تو بہت دور ہو گیا ہے، اس لیے یہاں قریب ہی ایڈمیشن لے لیا۔ اور ودیا کا؟ نائلہ نے سوال کیا۔ نہیں ابھی نہیں، میرا اسکول صرف لڑکوں کا ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ اور ولی، آپ کا کالج کیسا جا رہا ہے؟ شمائلہ چہرے پر جاندار مسکراہٹ سجا کر بولی۔ اچھا چل رہا ہے، بائک ہے تو سکون ہے، ورنہ میرا کالج تو بہت ہی دور تھا، بندہ روز کالج بدلنے سے رہا، اس لیے ابو نے بائک لے دی ہے۔ سچی؟ وہ جو باہر بائک کھڑی ہے وہ آپ کی ہے؟ شمائلہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر بولی۔ تو اور کیا، بھائی کی ہی تو ہے وہ بائک۔ علی متوجہ ہوا۔ تو پھر بائک کی خوشی میں کچھ کھلائے نا، وہ ضد کر کے بولی۔ ہاں ضرور کھلاؤں گا، پر ابھی نہیں۔ ولی دامن بچا گیا۔ کتنے کنجوس ہیں آپ، شمائلہ نے شکل بگاڑی۔ ودیا چائے لے کر آئی۔ خالہ چائے، وہ ٹرے زکیہ کے سامنے کر کے بولی۔ ہاں، انہوں نے چائے اٹھا کر ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی۔ ودیا لڑکپن سے آہستہ آہستہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ رنگ تو ویسے ہی صاف تھا، اب نقوش بھی تیکھے ہو رہے تھے، اور سونے پر سہاگا کام کر کے جسم بھی متناسب تھا۔ اس کے مقابلے میں ان کی اپنی بیٹیوں، خاص کر کے نائلہ کا رنگ ذرا تپتا تھا، جبکہ شمائلہ کا پھر بھی صاف تھا، اور آرام طلبی سے دونوں کے جسم پر بھی مائل تھے۔ سکیہ بیگم کی خواہش تھی کہ ان کی دونوں بیٹیاں رقیہ کی بہو بن جاتی، مگر ودیا خطرے کی گھنٹی بن کر ہمیشہ ان کے کان میں بجتی رہتی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی اسے دبانے کی بیٹیوں کے مقابلے میں، اور اس کے خلاف رقیہ بیگم کے کان بھرنا تو جیسے ان کا مشن تھا۔
आली से तो कोई खतरा नहीं था, वो तो वैसे ही उससे खार खाता था, मगर वली का झुकाव वदिया की तरफ उन्हें दिखता था, इसलिए उन्होंने शुमाइला को समझा दिया था कि क्या करना है, और वो भी पूरी दिलजमई से अपने काम में मसरूफ थी। ए ज़किया, क्या सोच रही हो तुम? रुकैया बेगम ने उनका कंधा हिलाकर कहा। और चाय ठंडी कर दी? लो भला। अरे शुमाइला, चाय गरम कर दे। सकिया बेगम ने चाय का कप थमा दिया, जिसे उसने नाक चढ़ाकर पकड़ लिया, जबकि वदिया न जाने कब की चली गई थी। आपा, आपने इस लड़की को स्कूल में दाखिल कराना है? हाँ भाई, इसके मामू ने कहा है कम से कम बीए तो कराना है इसे, अगर आगे भी पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। हाय हाय, इस बला को पढ़ाकर क्या करना है? जितनी जल्दी इसे घर से निकाल दो उतना ही अच्छा है। बड़ी मनहूस है ये, पहले माँ बाप को निकल गई, फिर तुम्हारी सास को भी निकल गई। अल्लाह तौबा, वो दोनों हाथ कानों को लगा कर बोली। कह तो ठीक रही हो, मगर इसके मामू। हाँ ये तो है, चलो बताओ कौन से स्कूल में करा रही हो एडमिशन? किसी सस्ते से स्कूल में कराना। आली पूरी तवज्जो से गुफ्तगू सुन रहा था, जबकि बाकी टीवी देखने में मसरूफ थे। यहाँ से कुछ दूर ही एक बड़ा प्राइवेट स्कूल है, वकार इसका एडमिशन वहीं करा रहे हैं, बस उन्हें इसे पढ़ाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है ना। उन्होंने जैसे कोई राज की बात बताई। हाय आपा, इतना दूर स्कूल, फिर जवान लड़की आ जाएगी कैसे? सुबह ये छोड़ देंगे और वापसी पर वली ले आएगा। टन 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 घंटियां बजने लगी। अरे आपा, ये मनहूस लड़की अगर वली के साथ आएगी तो कहीं वली को कुछ। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। हाय हाय, अल्लाह ना करे मेरे बेटे को कुछ हो। चलो कोई वैन वगैरह लगवा देंगे। उन्होंने एक और हल पेश किया। हाय रे आपा, वैन का खर्चा पता है क्या है? मेरी शुमाइला ने लगवाई थी एक बार। अल्लाह तौबा, महीने का बजट ही खराब हो गया था। पता है ना कितनी महंगाई हो गई है आजकल। वो ठोड़ी पर हाथ रखकर बोली। ठीक कह रही हो, फिर बताओ क्या करूं? वो उन्हीं से मशवरा मांगने लगी। वही तो मैं कहती हूँ, अभी मैंने तुम्हारे घर से कुछ फासले पर ही एक गवर्नमेंट स्कूल देखा है, उसमें दाखिल करवा दो और कह देना कि पैदल आया जाया करो। खर्चा भी बच जाएगा और बच्चा भी मेहनत से बच जाएगा, और वकार भी कुछ कह नहीं पाएंगे। उन्होंने किस्सा ही खत्म कर दिया और रुकैया बेगम सोच में पड़ गईं, जबकि आली के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट थी। अब मजा आएगा जब घोड़ा स्कूल में पढ़ेगी वो। वो सर झटक कर टीवी पर कोई फिल्म देखने लगा। बड़ी बहस के बाद आखिर वकार साहब ने हार मान ली और वदिया का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करवा दिया। वदिया का तो महीने में दिमाग घूम गया। एक तो वहां पर टीचर्स नदारत, ऊपर से कोई ट्यूशन भी नहीं। वो लाउंज में किताबें खोलकर बैठी थी। पास ही आली भी काम कर रहा था और रुकैया बेगम भी बैठी हुई थी। रुकैया बेगम, चाय ही पिला दें। वकार साहब कमरे से बरामद हुए और उनके साथ बैठकर बोले। उन्होंने इतने प्यार से कहा कि वो खुशी खुशी उठ गईं। वदिया कभी एक किताब खोलती, कभी दूसरी किताब खोलती। उसने साइंस ले रखी थी, अब उसे पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। वैसे तो वो पढ़ाई में नॉर्मल थी, मगर अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वकार साहब उसके हरकत और सकनात को बड़ी गौर से देख रहे थे। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? उन्होंने वदिया के सर पर हाथ रखकर कहा तो ना चाहते हुए भी उसे रोना आ गया। मामू, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। क्यों बेटा, क्या हुआ? वो मामू, टीचर 3 दिन से नहीं आ रही थी। आज आई तो पूरे चैप्टर का कल टेस्ट कह दिया, ऊपर से पढ़ाया भी नहीं है उन्होंने। अब मैं टेस्ट कैसे दूंगी? मसला तो मुश्किल है, मगर हल आसान है, वो उसे पुचकारते हुए बोले। आली के कान भी खड़े हो गए। बेटा, तुम वली और आली से हेल्प ले लो और थोड़ा बहुत तो मैं भी बता दूंगा, ठीक है? मगर मामू, वली भाई का तो अपना भी इतना काम है। वो खतरे के पेश नजर आली को नजरअंदाज कर गई। उसने कनखियों से देखा तो आली के चेहरे पर वाज़ेह नागवारी थी। तो बेटा क्या हुआ? आली है ना, और वैसे भी इसके पेपर्स होने वाले हैं, इसकी दोहराई हो जाएगी। मगर मामू, वो बस इतना ही बोल पाई। चलो आली, इसे ये चैप्टर समझाओ। उन्होंने आली को कहा तो वो वदिया को घूरने लगा जैसे कच्चा चबा जाएगा। जी पापा, वो दांत पीस कर बोला, जबकि वदिया को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ। उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई पीछे आ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने अपने कदम और तेज कर दिए और घर पहुंचकर शुक्र अदा किया। अभी अंदर ही कदम रखे थे कि रिजवान से टकराव हो गया। किधर से आ रही हैं आप जादूगर हसीना?
वहशियाना नजरों से उसका सर से पांव तक जायजा लिया। ऐसे देखे जाने पर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो रिजवान को इग्नोर करके निकल रही थी कि उसने हाथ पकड़ लिया। भाई कुछ वक्त हमें भी दे दो जानेमन। वो बेतुका हंसा। छोड़ो मुझे। वदिया ने हाथ छुड़ाना चाहा। भाई हम तो नहीं छोड़ रहे तुमको। हसीना हिम्मत है तो छुड़वा लो। पान से भरा मुंह और उससे निकलती लालियां, वो अजीब खबीस इंसान लग रहा था। छोड़ो। उसने छुड़वाने की पूरी कोशिश की मगर गिरफ्त मजबूत थी। ए लड़की, क्या कर रही है वहां? रुकैया बेगम ने हॉल के दरवाजे से बाहर निकलकर कहा, जबकि पौधे की वजह से रिजवान उनकी नजरों से ओझल था। वो मामी, ये रिजवान। उसने घबराकर इतना ही कहा था कि रिजवान ने फौरन बाजू छोड़ दिया। दोपहर की धूप में वो पसीने में नहा गई थी। चल अंदर आ, रुकैया बेगम ने गुस्से से कहा, जबकि रिजवान मेन गेट क्रॉस कर गया। कमरे में पहुंचकर वो हौले हौले कांप रही थी। उसने न जाने कितनी मर्तबा अपनी कलाई धो डाली मगर उसे अजीब बेचैनी हो रही थी। क्या मैं मामी को बता दूं? उसने 10वीं दफा खुद से सवाल किया। क्या फायदा? उल्टा मुझे ही डांट पिटेगी और कोई यकीन भी नहीं करेगा। उसने खुद से सवाल करके खुद ही जवाब भी दे दिया। वदिया किधर मर गई है? रोटियां पका रही है कि पाए रख दिए हैं? आली को भूख लग रही है, जल्दी कर। रुकैया बेगम ने उसे ख्याल से निकाला। जी मामी, बस ला रही हूँ। वो जल्दी जल्दी तवे से रोटियां उतारने लगी। वली भाई, आप मुझे थोड़ा सा समझा देंगे? मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं। वो खाना खाते हुए वली से बोली। सॉरी वदिया, मेरे खुद एग्जाम्स चल रहे हैं, वरना जरूर समझा देता। तुम ऐसा करो, आली से समझ लो। कोई और वक्त होता तो वो बहाना बना देती मगर मजबूरी थी। कल टेस्ट था और वो मिस कुलसूम का रिस्क नहीं ले सकती थी। पहले ही उसके टेस्ट सकिया बेगम के खानदान के नाम हो चुके थे और ये मिस की तरफ से वार्निंग थी कि अगर ये वाला टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो वदिया के साथ अच्छा नहीं होगा। सो नाचार उसने आली से पूछा, आप करा देंगे? आली ने एक नजर उसके सभी चेहरे पर डाली। उस पर इल्तिजा थी। वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सका। अभी 3 बजे हैं। अभी मैं खाना खाकर सोऊंगा। तुम ऐसा करना, 5 बजे आकर मुझे उठा देना और चाय का कप लेकर आना। वो टेबल से उठते हुए बोला। जी। उसने इतना ही कहा जबकि दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो घड़ी की सुई की तरह ठीक 5 बजे उसके कमरे में आ गई। कमरे में कदम रखते ही उसे वही मखसूस सी बदबू आई जो पहले भी एक आध मर्तबा आई थी। उसने आली को आवाज दी। तीसरी आवाज पर वो उठ गया। भाई चाय। वो छोटी मेज पर चाय रख कर पर्दे हटाने लगी। खिड़की खोली तो कुछ देर बाद वो बदबू कतरे कम हो गई। आली ने वाकई उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बार बार उसे कोई फोन कर रहा था, वो काट रहा था। आखिर उसने उठा लिया। क्या बात है भाई? हाँ, आ जाऊंगा। भाई कह दिया ना, बस। उसने चिढ़कर फोन बंद किया। तुम्हारा हो गया क्या? उसने वधिया से सवाल किया। जी। उसने सर हिलाया। तो जाओ, मेरे सर पर क्यों सवार हो? वो कहकर उठा और वॉशरूम में घुस गया, जबकि वो चुपचाप कमरे से निकल गई। पापा मुझे जाना है, आली वकार साहब के सामने खड़े होकर बोला। नहीं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। पर पापा मसला क्या है? मैं आखिर क्यों नहीं जा सकता? मेरे सारे फ्रेंड जा रहे हैं। वो चिढ़ गया। तुम अगर इसी शहर में पिकनिक का कोई प्रोग्राम बनाते तो ठीक था, मगर शहर से बाहर, वो भी हफ्ते के लिए? हरगिज नहीं। उनका लहजा अटल था। ये तो कोई बात ना हुई कि आप ख्वामखा ही मुझे जाने नहीं दे रहे। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो आपका हाथ पकड़ के चले। मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ और मैंने फैसला किया है कि मैं जाऊंगा, बस। वो जिद्दी लहजे में बोला। जाने भी दें, माशाल्लाह बड़ा हो गया है वो अब। रुकैया बेगम ने भी लाडले बेटे की तरफदारी की। मैंने कह दिया, बस। कोई बहस नहीं करेगा, समझे सब? वो गुस्से में कहकर निकल गए। आली को एकदम गुस्सा आ गया। उसने जोर से मेज पर हाथ मारकर चीजें गिरा दी और दंदनाता हुआ बाहर चला गया, जबकि वदिया दम साधे उसके गुस्से को बस देखती रही। जबकि रुकैया बेगम को एक तो चीजों का, दूसरे बेटे का अफसोस था। कुछ दिनों से आली की हरकत और सकनात मशकूक होती जा रही थीं। वो घर में देर से आता और अब वो पहले की तरह पढ़ता भी नहीं था, बस घर आता और कमरे में घुस जाता। वदिया जब भी कमरे में जाती वही बदबू से पूरा कमरा भरा होता और अब तो वो बदबू और भी बढ़ गई थी, मगर वो नजरअंदाज कर जाती। उसे फिर लगा कि कोई है जो उसके पीछे है। सुनसान गली थी और अप्रैल का महीना था।
वो अपना रोल नंबर लेने स्कूल गई थी। अब वापसी पर हुमैरा भी नहीं थी। उसने कदम तेज कर दिए मगर अचानक से उसके सामने एक लड़का आ गया। उसने जल्दी से उसकी तरफ एक खत पढ़ाया और मुस्कुराकर चला गया, जबकि वो हवास बाख्ता खड़ी थी। आली गली के किनारे खड़े होकर ये देखता रहा। उसके चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट थी। वो घर के अंदर आई। वो अभी गैराज में थी कि आली ने उसे दबोच लिया। कहाँ से आई हो? लहजा तफ्तीश करने वाला था। वो मैं स्कूल गई थी, रोल नंबर स्लिप लेने, उसने थूक निकला। पीले रंग के सूट में वो खुद भी पीली हो रही थी, जबकि पसीना चेहरे पर बह निकला। अच्छा, स्कूल गई थी कि अपने आशिकों से मिलने? हतकामेस रवैया था। भाई आप क्या कह रहे हैं? उसने बमुश्किल सर उठाकर कहा। बड़ी लाडली बनी रहती हो ना तुम पापा की। उन्हें क्या पता मोहतरमा क्या गुल खिला रही हैं। वदिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। इतनी तौहीन? ये क्या है? उसने खत की जानिब इशारा किया। ओह, लव लेटर। खत उसके हाथ से झपटते हुए बोला। हाथ में लेटर है और मोहतरमा कह रही हैं कि नहीं जानती। वदिया के पास तो अपनी सफाई में कहने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। मैंने तुम्हें खुद उस लड़के से ये लेते हुए देखा है। चलो तुम अंदर, मैं मामा को भी बता दूं कि वदिया साहबा क्या करतूत दिखा रही हैं। मैं उसे नहीं जानती भाई, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है और वो कौन था। खुदा की कसम। वो रोने लगी। ये सब तुम मामा को कहना, समझी? वो खत लेकर अंदर चला गया, जबकि वदिया को लगा कयामत आ गई हो। वो मुर्दा जिस्म से अंदर दाखिल हुई। वली, रुकैया बेगम दोनों ही अंदर थे। आज वली भी खुदा की तरफ से जल्दी आ गया था और आली घर पर ही था। मामा देखें, पापा की लाडली क्या गुल खिला रही है। वो तंजन हंसा। क्या किया है इस मनहूस ने अब? वो भी परेशान हो गईं। ये मोहतरमा इश्क की पतंगे उड़ा रही हैं। उसने लेटर हवा में लहराया, जबकि वो बुरी तरह कांप रही थी। सर उसने ऐसे झुकाया हुआ था जैसे सारी की सारी गलती उसी की हो। ओह भाई, आप भी आ जाएं, उसने वली को आवाज दी। वली का नाम सुनकर वदिया का चेहरा और भी तारीक हो गया। यानी वो एक ही तो था जो उसके साथ बेहतर था, अब वो भी नहीं रहेगा। क्या हुआ है भाई? वली भी नीचे आ गया। आइए ना, आपको भी कारनामा दिखाऊं, बल्कि सुनाऊं। आली मजे ले लेकर बता रहा था। वली भाई, मुझे नहीं पता कि कौन था, मैं नहीं जानती कि उस पेपर में क्या है। वो वली को देखकर सफाइयां देने लगी, जबकि वली हैरान और परेशान उसकी शक्ल देख रहा था। तो सुने, आली ने पेपर खोला। माय डियर, आली की आवाज गूंजी। आप मुझे नहीं जानती, मगर मैं काफी अरसे से आपको देख रहा हूँ। वदिया को लगा उसकी जान निकल रही है। मुझे आप अच्छी लगने लगी हैं, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगी और अपनी दोस्ती से फैज़याब करेंगी। फकत आपका, उसने आपका पर जोर दिया, उसामा। वाह वाह, क्या बात है वदिया बीबी। आली ने खत बंद किया। हाय अल्लाह, अब ये देखना रह गया था। रुकैया बेगम ने सर पीट लिया। अब तो पतंगे चढ़ाएगी इश्क की। वो गुस्से से उठी और 2-3 हाथ उसके चेहरे पर जड़ दिए। उसके रुई जैसे गाल दहकने लगे। मामी, मेरा यकीन करें कि मैं नहीं जानती उसे, मुझे पता भी नहीं है कि ये कौन है। वदिया मिनमिनाई। आने दे अपने मामू को, उन्हें भी तो पता चले कि क्या गुल खिला रही है ये लाडली। वो उसे धक्का देकर चली गई और वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। वली भी खामोशी से चला गया, जबकि आली सामने वाले सोफे पर बैठकर हंसने लगा। उसे यूं ऐसे बेबस देखकर बड़ा मजा आ रहा था। आज पता चलेगा पापा को कि तुम्हें जो इतना सर पर चढ़ा रहे थे ना, वो अब उन्हें एहसास होगा कि कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। हमेशा उन्होंने मुझ पर तुम्हें तरजीह दी है, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वदिया ने सर उठाकर उसे देखा। खून रंग आंखें हो रही थीं और वो हिचकियों से रो रही थी। लाल भभू का चेहरा नाकाबिले हद तक हसीन लग रही थी कि चंद सानिये तक तो आली भी उसे देखता रह गया। आपको बड़ा मजा आता है ना मुझे मार पिटवा कर? वो बमुश्किल हिचकियों के दरमियान बोली। एक पल को तो आली का दिल भी पिघला, मगर अगले लम्हे वो संभल गया। हाँ, बड़ा मजा आता है। शुरू ही से तुम मेरे साथ बुरा करती आई हो। पहले तुम्हारी वजह से मेरा कुत्ता मर गया, फिर मेरे सारे खिलौने तुम्हें मिल गए। पापा मुझसे ज्यादा तुम्हें तरजीह देते हैं। मेरे हिस्से का प्यार भी तुम्हें मिला है। मुझे अपनी चीजें किसी के साथ शेयर करने की आदत नहीं है और तुमने तो छीन ली हैं। उसने भड़ास निकाली। वदिया खामोश हो गई, जबकि वो चला गया। शाम को रुकैया बेगम ने एक की चार करके वकार साहब को सुनाई। उन्होंने वदिया को बुलाया। ये खत तुम्हें किसने दिया है? मुझे नहीं पता मामू, मैं उसे नहीं जानती।
وہ سر جھکا کر بولی، پہلے کتنی دفعہ مل چکی ہو اس سے؟ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ماموں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ولی اور علی بھی آ گئے۔ پاپا، اس خط کے مضمون سے لگتا ہے کہ واقعی ودیا اسے نہیں جانتی۔ ولی بولا۔ گہری سوچ میں تھے، جبکہ علی غیر معمولی طور پر چپ۔ وقار صاحب اٹھے اور ودیا کی طرف بڑھے۔ ودیا کو لگا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے سرک رہی ہو۔ اب ماموں مجھے ماریں گے، مامی کی طرح، اس نے سوچا اور زور سے آنکھیں بند کر لی۔ وقار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم بے گناہ ہو میری بچی، مجھے کسی اور کا تو پتا نہیں، مگر اپنی تربیت پر بھروسہ ہے۔ انہوں نے سر تھپتھپایا۔ ودیا نے مشکور نظروں سے سر اٹھایا، جبکہ علی کو ساری پلاننگ اکارت ہوتی محسوس ہوئی۔ رقیہ بیگم کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، جبکہ ولی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ علی غصے سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اتنی محنت سے ساری پلاننگ کی تھی، مگر سب کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ فون کی بیپ نے اس کے قدموں کے ارتعاش کو ختم کیا۔ ہاں یار اسامہ، کہاں یار، سارا گیم ہی الٹ ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ پاپا اور کچھ نہیں تو کم از کم 2-3 تھپڑ تو مار دیں گے، مگر پاپا نے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ بھروسہ ہے، اس نے حقارت سے کہا۔ چل چھوڑ یار، ویسے تھینکس، تو نے میری مدد تو کی۔ چل بعد میں ملتا ہوں تجھے، اوکے۔ ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ سامنے سے ودیا بے یقینی سے کھڑی تھی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ کیا آپ نے یہ سب کیا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی اس حد تک جا سکتا ہے۔ بچپن میں تو ٹھیک تھا، وہ اسے چھوٹی موٹی گڑبڑ کر کے مار یا پھر ڈانٹ پٹوا دیتا، مگر اب اس نے اس کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ اگر ماموں اس پر یقین نہ کرتے تو؟ وہ اس سے آگے نہ سوچ پائی اور پلٹ گئی، جبکہ علی کو لگا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ ودیا اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی۔ اس کا دل کیا کہ ماموں کو بتا دے، پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ ماموں کا علی کے اوپر سے اعتبار نہ اٹھ جائے۔ یہ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ علی ڈر کے مارے کمرے سے باہر نہیں نکلا کہ ودیا نے پاپا کو نہ بتا دیا ہو، مگر دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ اس دن کے بعد سے ودیا نے تقریباً علی کو مخاطب کرنا چھوڑ ہی دیا۔ البتہ اس کے کام کرنے سے انکار کا مطلب اپنی شامت بلوانا تھی۔ مجبوراً اسے کام کرنے تھے۔ علی بھی اس دن کے بعد سے شرمندہ رہا۔ پہلے اس نے سوچا کہ معافی مانگ لوں، پھر انا اور ضد درمیان میں آ گئی، اس لیے خاموش رہا۔ میٹرک کے پیپرز ہو گئے تھے، اس لیے وہ چاہ رہی تھی کہ ساتھ والے بلاک میں جو ووکیشنل اسکول ہے وہاں داخلہ لے لے، مگر مسئلہ مامی سے اجازت لینے کا تھا۔ کیا کروں کہ مامی اجازت دے دیں؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آج اس نے بڑی محنت سے کام کیا اور کھانا بھی بنایا، جو کہ اتفاق سے اچھا بن گیا۔ اس نے دوپہر کو میز پر کھانا چن دیا۔ مامی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے تھوک نگل کر کہا۔ انہوں نے بھویں سکیڑی۔ مامی، میں نے ووکیشنل اسکول میں داخلہ لینا ہے، اس نے ساری ہمت جمع کر کے کہا۔ کیا کرنا ہے وہاں داخلہ لے کر؟ انہوں نے گلاس میں پانی ڈالا۔ مامی، فارغ ہوں تو سوچا سلائی وغیرہ سیکھ لوں، اس نے نظر جھکا کر کہا۔ فارغ کہاں ہو تم؟ کام تمہاری ماں کرے گی، اس نے ایک دم سر اٹھایا۔ کام بھی کر دوں گی؟ اس طرح اپنی ماں کی بے عزتی سن کر آواز رند گئی۔ جانے دیں امی، اچھا ہے، سلائی کے پیسے بچ جائیں گے جو آپ درزی کو دیتی ہیں، علی بولا جو چپ کر کے سن رہا تھا۔ ودیا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آج پہلی بار وہ اس کی طرفداری کر رہا تھا۔ ٹھیک کہتے ہو، یہ سینا سیکھ لے گی تو درزی والے پیسے بچ جائیں گے، ویسے بھی 400 روپے لیتے ہیں وہ کمبخت، اور مہنگائی الگ۔ ٹھیک ہے، تم لے لو داخلہ، انہوں نے ودیا کو کہا۔ جی مامی، وہ خوش ہو گئی۔ ودیا نوٹ کر رہی تھی کہ علی دن بدن مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ کالج سے آ کر کمرے میں گھس جاتا ہے اور پھر اکیڈمی بھی نہیں جا رہا، شام کو کہیں نکل جاتا ہے اور رات گئے واپس آتا ہے۔ آخر چکر کیا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی، مگر اگلے پل بولی، مجھے کیا، جو بھی کرے میری بلا سے، وہ کہہ کر کاغذ پر کٹنگ کرنے لگی۔ آج زکیہ بیگم کی فیملی پھر سے آئی ہوئی تھی اور پھر سے ودیا کا کام 4 گنا زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ کہاں 4-5 لوگوں کا کھانا اور کہاں ڈبل بندے۔ اب اس نے مکمل گھر سنبھال لیا، سارے کام وہ خود کرنے لگی تھی۔ بیٹا تم چائے بناؤ تو میں ذرا مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہوں، وقار صاحب ودیا کو کہہ کر نکل گئے۔ ودیا جائے نماز پر دعا مانگ کر اٹھی اور جائے نماز لپیٹی اور دوپٹہ اچھی طرح شانوں پر پھیلا کر کچن میں چلی گئی۔ باقی سارے لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ارے وقار صاحب، کسی شخص نے آواز دی۔
अरे सुहेल साहब, कैसे हैं आप? शनासा शख्स देखकर वकार साहब ने मुसाफा किया। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आपकी बेगम हॉस्पिटल से आ गई? जी, वो हैरान हुए। सुहेल साहब वकार साहब के दोस्त थे और उन्होंने अकेडमी खोली हुई थी। आली वहीं पढ़ता था। अरे, आली ने बताया था कि उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, इसलिए वो कुछ दिनों से अकेडमी नहीं आ रहा है। वकार साहब शर्मिंदा हुए और गुस्सा अलग। अब वो कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हैं। चले, आऊंगा मैं भाभी का घर पता करने। अब चलता हूँ। उन्होंने मुसाफा किया और बढ़ गए, जबकि वकार साहब का पारा हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में चले गए। सोच सोच कर उनका खून खौल रहा था। आली इस हद तक हाथ से निकल गया, उन्होंने कभी गौर नहीं किया, मगर अब वो संजीदगी से सोच रहे थे। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों पर गौर करना शुरू कर दिया। आली की ड्रेसिंग पहले जैसी नहीं रही थी और वो रात को भी देर तक बाहर रहता था, यानी वो आवारा हो रहा था। मामू चाय। वदिया ने भाप उड़ाता कप उनके सामने रख दिया। रख दो। वदिया को गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। वो पलटी ही थी, उन्होंने मुखातिब किया, वली की खाला चली गई क्या? जी मामू, अभी निकले हैं। आली को बुलाओ, कहाँ है? अपने कमरे में है, बुलाती हूँ। वो निकली। आज यकीनन कुछ हुआ है, मामू गुस्से में हैं। वो अपनी ही धुन में नॉक किए बगैर दाखिल हो गई। वो आपको मामू बुला रहे हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि उसे शौक लगा। आली एकदम डर कर पलटा और उसके हाथों में सिगरेट थी। आली वदिया को देखकर साकिन हो गया। वो संभली, मामू बुला रहे हैं कहकर पलट गई। जल्दी जल्दी दो दो सीढ़ियां फलांग कर नीचे आई, जैसे पीछे आग लगी हो। मामू लाउंज में टहल रहे थे, जबकि रुकैया बेगम चीजें ठीक कर रही थीं। वली वकार साहब की हालत का बगौर जायजा ले रहा था। क्या कर रहा है वो? वकार साहब ने वदिया से पूछा। वदिया की सांसें फूल रही थीं। वो खामोश रही और हाथ मरोड़ रही थी। मैंने पूछा, क्या कर रहा है वो? ऊपर अपने कमरे में। आवाज गरजी। वो एकदम घबराई और मामू को इतने गुस्से में उसने कभी नहीं देखा था। रुकैया बेगम के हाथ भी रुक गए। वो सिगरेट पी रहे थे, उसने बमुश्किल कहा। ओह मेरे खुदा! ये सुनना भी बाकी रह गया था। वकार साहब ने सर पकड़ लिया। रुकैया बेगम और वली एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि हो क्या रहा है। पापा, आपने बुलाया? आली नीचे आया। गैर मामूली खामोशी पर वो ठिठका। हाँ, इधर आओ। उन्होंने हाथ के इशारे से बुलाया, जबकि आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है ना? वो गरजे। आपको किसने कहा है? अम्मी तो यहाँ है, वो निडर बनकर बोला। तुम्हारे टीचर ने तुमने अकेडमी में झूठ बोला है और छुट्टियां कर रहे हो, ये सच है ना? आवाज और ऊंची हो गई। आली को खतरे की घंटियों की आवाजें आने लगी। वो अबू, वो पहली दफा घबराया। और तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू किया? तुम कब से इतने आवारा हो गए हो? तुम्हारे बाप ने कभी सिगरेट नहीं पिया, फिर तुम में ये खराबी कहाँ से आ गई? अबू, मैंने कोई सिगरेट नहीं पिया, वो बोला। धड़ाक धड़ाक वकार साहब ने दो हाथ उसके मुंह पर जड़ दिए। वो शौक की हालत में देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे मार भी सकते हैं। वो मुंह से बदबू आ रही है और कह रहा है कि सिगरेट नहीं पिया। धड़ाक एक और थप्पड़ मारा। अबू! वली जल्दी से आगे बढ़ा। रुकैया बेगम ने भी कंधे पर हाथ रखा। रहने दें, जवान बच्चा है, इस पर हाथ उठाएंगे? मैं समझाऊंगी इसे। जबकि वली ने आली को पकड़ा। वदिया थर थर कांप रही थी। क्या समझाऊंगी? समझाने का वक्त गुजर गया बेगम, तुमने ही इसे सर पर चढ़ाया हुआ है। अब वो रुकैया बेगम पर बरस रहे थे। वली, ले जाओ इसे यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। उन्होंने वली को कहा और एक नजर आली पर डाली। उसने अब तक हाथ मुंह पर रखा हुआ था, मगर नदामत का एक आंसू नहीं था। वदिया, अबू को पानी पिलाओ। वली जाते हुए वदिया को बोला। वो कहकर किचन में चली गई। आली की ये हालत बुरी सोहबत की वजह से हुई थी। नए घर में आने के बाद पुराने दोस्त छूट गए थे। कॉलेज जाने के बाद कुछ बुरे लोगों से आली की दोस्ती हो गई थी। कॉलेज को भी बंक करके निकलते रहते थे। पढ़ाई बस नाम की रह गई थी। पहली दफा ही कोई काम मुश्किल होता है। आली के साथ भी यही हुआ था। शुरू शुरू में तो झूठ बोलते वक्त उसकी जबान लड़खड़ाती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो लड़खड़ाहट खत्म हो गई और पुख्तगी आ गई। एक दो दफा उसने रुकैया बेगम के पर्स से भी पैसे चुराए थे और इल्जाम वदिया पर डालकर उसे मार भी पिटवाई थी। जाहिर है रुकैया बेगम अपने बेटे पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी। भला वो कैसे उस पर शक कर सकती थी?
उसने एक तीर से 2 शिकार किए थे, पैसे भी चुराए और वदिया से अपनी असली दुश्मनी भी निकाल ली थी। वदिया बेचारी कहती रह गई, मगर यकीन किसको था? वकार साहब को यकीनन बहुत दुख हुआ था अपने बेटे की हरकतों का, और उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि उनसे अपने बेटे को लेकर इतनी बड़ी गफलत कैसे हो गई थी। कहाँ उसकी तरबियत में कमी आ गई थी कि वो बुरी राहों का मुसाफिर बन गया था। मगर फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुरुआत में ही उनको आगाही हो गई थी, वरना अगर कहीं देर हो जाती तो उसे वापस लाना मुश्किल हो जाता। मगर अभी वक्त था, लिहाजा उन्होंने समझाने का फैसला किया। आली अपने बेड पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। बार बार उसकी आंखों में वही सीन चल रहा था जब अब्बू ने उसे थप्पड़ मारा। गुस्से और बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अचानक उसे अपने सर पर किसी के शफीक हाथ का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा। अब्बू आप? वो उठ कर बैठ गया। हाँ मैं। क्यों नहीं आ सकता? वो मुस्कुराए। वो सर झुकाकर बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही। फिर वकार साहब बोले, तुम्हें पता है आली, आज तुमने मुझे कितना दुख दिया है। तुम्हारी हरकत की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है तुम्हारे उस्ताद के सामने। ऊपर से तुम्हारा सिगरेट वाला झूठ। मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया, इसी वजह से मेरा हाथ उठ गया। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। आली ने सर उठाया तो वकार साहब के चेहरे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी अब्बू, वो बहुत दिक्कत से बोला। मेरी गलती थी, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो शर्मिंदा हुआ। मैं तुम्हारी सॉरी उस वक्त कबूल करूंगा जब तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मुझको शर्मिंदगी हो। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। तुम जानते हो आली, तुम और वली ही तो मेरी जिंदगी का महवर हो। तुम लोग ही मेरी जिंदगी की कमाई हो। मैंने हलाल रिस्क से तुम लोगों को जिंदगी की हर खुशी देने की कोशिश की है। मुझे मेरे खुदा पर भरोसा है कि वो मेरी जिंदगी की कमाई को जाया नहीं करेगा। वो जज्ब से बोले। आली बढ़कर उनके सीने से लगकर रोने लगा। मैं वादा करता हूँ पापा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आपको आइंदा कोई तकलीफ ना दूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। उन्होंने उसकी कमर सहलाई। आली आहिस्ता आहिस्ता अपनी पढ़ाई में सीरियस हो गया, मगर वक्त वो काफी जाया कर चुका था। इसी वजह से उसके एफएससी में नंबर तो अच्छे आए थे, मगर इतने नहीं कि उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलता, और वकार साहब उसे प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला दिलाने की इस्तात नहीं रखते थे। वो उसकी लाखों की फीस देने से कासिर थे, इसीलिए उसने आगे कॉमर्स ज्वाइन की। वदिया का रिजल्ट भी आया था और उसके भी अच्छे नंबर्स थे। सूए इत्तेफाक वदिया के नंबर नायला से ज्यादा थे और वदिया को हकीकी खुशी इसी बात की थी। आपा, क्या सोचा है आपने इस कलमुही का? सकिया बेगम रुकैया के कान में घुस कर बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मैट्रिक कर लिया है इसने, अब इसे ब्याह दें कोई क्लर्क वगैरह देखकर। उन्होंने मुद्दा बयान किया। अभी अभी तो सिर्फ 16 साल की हुई है और इसके मामू हरगिज नहीं मानेंगे। रुकैया बेगम तस्बीह के दाने गिराते हुए बोली। और वैसे भी अब इसने घर संभाल लिया है, मुझे भी सुकून है। अच्छा है 2-4 साल और रहे, इतने में मैं अपने बेटों की दुल्हने ले आऊंगी। इतनी देर तक तो ये काम करेगी और मुझे भी ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। रुकैया ने सकिया बेगम को चुप करवा दिया था। अरे वली, हमारे पास भी बैठ जाएं। वली अभी अंदर ही आया था कि शुमाइला ने सोफे पर अपने साथ जगह बनाते हुए कहा, अभी मैं जरा फ्रेश हो जाऊं फिर आऊंगा। वली कहकर निकल गया, जबकि शुमाइला का चेहरा बुझ गया। वदिया बड़े गौर से उसे देख रही थी। नी कुड़िए, पानी पिया दे मैनू जरा, सकिया बेगम ने कहा। जी खाला, वो कहकर उठी और उसके पीछे ही रिजवान भी उठा। वो कूलर से पानी भरकर पलटी ही थी कि रिजवान को बिल्कुल अपने पीछे खड़े देखकर डर के मारे गिलास छलक गया। कुछ चाहिए था? वो थूक निगल कर उसकी लाल आंखों को देख कर बोली। हाँ तुम, वो बेबाकी से बोला, फिर हंसने लगा। वदिया को उसकी हंसी जहर लगी। मुझे जाने दें, रास्ता छोड़ें। अगर ना जाने दूं तो? वो दोनों हाथों को फैला कर बोला। वो थोड़ा झुका और मुंह से लाली साफ करते हुए बोला, तू सोहनी है कि सिर्फ मुझे ही लगती है? जबकि आंखें अजीब वहशी लग रही थीं, वो गैर महसूस तरीके से पीछे झुकी। वदिया, जरा चाय तो पिला दो। आली अचानक दाखिल हुआ। इस तरह रिजवान को वदिया पर झुका देख कर ठिठक गया। ये क्या हो रहा है? उसने खशमगी निगाहों से दोनों को घूरा। रिजवान के हाथों से तोते उड़ गए। वो मैं
उसे कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। फिर अचानक वदिया के हाथ से ग्लास छीन कर बोला, मैं पानी लेने आया था। वो कहकर नजरें चुराकर आली के बगल से निकल गया। आली ने एक तेज नजर वदिया पर डाली और वो चोर बनकर नजरें झुका गई। रिजवान की बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। वो आते जाते कोई न कोई बेहुदा जुमला कस देता या फिर अकेला पाकर पहुंच जाता। वो डर कर किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। कोई यकीन न करता, हालांकि सबको पता था कि रिजवान एक नंबर का आवारा है। वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा था। वो इंटर करके फारिग हो गई थी और आली ने ग्रेजुएशन कर लिया था। वली ने एमबीए करके जॉब शुरू कर दी थी। सकिया बेगम का आना जाना बढ़ गया था, खासकर शुमाइला को लेकर आना। शुमाइला बीबी भी अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो गई थी। वो वली को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब रही थी। अब अक्सर वो दोनों इकट्ठे हंसते हुए बातें करते हुए पाए जाते थे। भाई आपा, मैं सोच रही हूँ कि शुमाइला को अब ब्याह दूं। जकिया बेगम बड़ी ताड़ कर बात करना शुरू हुई। हाँ माशाल्लाह, अब तो बीए किए भी साल होने को आया है। अब सोचा है कि शादी कर दूं। हालांकि रिजवान बड़ा है, मगर बेटियां तो जल्दी ही ब्याही जाती है ना। वो ऐसे बोली जैसे फलसफा झाड़ रही हो। हाँ सही कह रही हो, अब मैं भी वली का सोच रही हूँ। माशाल्लाह कमाने लगा है, अब सेहरा सजा दूंगी मैं भी। मेरी ख्वाहिश है कि शुमाइला मेरे घर की बहू बने। रुकैया बेगम दोनों को देखकर बोली, जहाँ शुमाइला वली की किसी बात पर शर्म के मारे दोहरी हुई जा रही थी। हाय आपा, सच कह रही हो क्या? सकिया बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हाँ भाई, सच कह रही हूँ। मैं जरा इसके अब्बू से भी बात कर लूं, फिर बाकायदा रस्म से मांगूंगी। ये बात कहकर तो तुमने दिल खुश कर दिया। सकिया बेगम रुकैया बेगम के हाथ पकड़ते हुए बोली। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब इतना आसान होगा। भाई आगे क्या करना है तुमने आली? चाय पर वकार साहब ने पूछा। अबू सोच रहा हूँ सीएसएस का पेपर दे दूं। सोच तो अच्छी है, मगर मेहनत बहुत है बेटा इसमें। जानता हूँ अबू, मगर मुझे यकीन है कि मैं ये कर लूंगा। वो अज़म से बोला। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, तुम कोशिश जरूर करो। उन्होंने कंधा थपथपाया। आलिया पढ़ाई को लेकर बहुत संजीदगी अख्तियार कर चुका था और उसका सबूत उसके ग्रेजुएशन का शानदार रिजल्ट था। आज छुट्टी का दिन था, लिहाजा सभी घर में थे। रुकैया बेगम ने वकार साहब से वली और शुमाइला के रिश्ते की बात की। उन्हें सकिया बेगम का घर आना कुछ खास पसंद नहीं था, मगर चूंकि रुकैया बेगम के पास मैके के नाम पर सिर्फ एक बहन थी, लिहाजा वो खामोश रहते थे। वो जानते थे सकिया बेगम फितरतन एक लालची औरत हैं और मक्कार भी, इसीलिए उन्होंने दबी दबी जबान में इनकार किया, जिससे रुकैया बेगम नाराज हो गईं। भाई बुराई क्या है उस बच्ची में, देखी भाली है, और वैसे भी ये वली की भी ख्वाहिश है। वो चौंके, क्या वली भी चाहता है? उन्हें यकीन नहीं आया। हाँ तो और क्या, उससे पूछकर ही तो बात कर रही हूँ। अच्छा, वो सोच में पड़ गए। अबू आपसे मिलने कोई आया है, आली ने आकर कहा। वो उठ गए। ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो एक बुजुर्ग साथ में एक अधेड़ उम्र मर्द था। उन्होंने फौरन पहचान लिया, ये खालिद के वालिद और भाई थे। खालिद वदिया के वालिद थे। आप? इतने अरसे बाद वकार साहब को हैरानी हुई। उन्होंने मुसाफा किया। आली भी था, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कौन है। हाँ वकार, हम आए हैं। जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वकार साहब बैठते हुए बोले। तुम जानते तो हो मैं खालिद से नाराज था, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से मेरी नाराजगी के बावजूद तुम्हारी बहन से शादी की थी। मगर मैं उससे जितना भी नाराज रहता, बेटा तो वो मेरा ही है ना, और वो बहुत जल्द मुझे छोड़कर चला गया। बुजुर्ग बोले। आली को सारी बात समझ आ गई। तो अब आप क्या लेने आए हैं, और आपको पता किसने दिया है यहाँ का? वकार साहब हैरान थे। हमने तुम्हारे दफ्तर से लिया है, इस बार वो मर्द बोला। बोलने में गांव का रंग नुमाया था, और वैसे भी बुजुर्ग का शमला बता रहा था कि वो जमींदार वगैरह हैं। हम यहाँ अपनी पोती से मिलने आए हैं। अब तो वो बालिग हो गई होगी ना? उनकी आवाज में हैरत थी। मेरे खालिद की आखिरी निशानी है वो। कहाँ है वो? बुलाओ उसको। उनकी आवाज रुंध गई। वकार साहब ने आली को इशारा किया तो वो उठ गया। आपको इतने सालों बाद इस बच्ची की याद आई है? वकार साहब की आवाज में अफसोस था। हाँ वकार, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। इतने साल तड़पता रहा, मगर आने की हिम्मत नहीं की, मगर अब हौसला नहीं रहा, इसलिए आ गया हूँ। और एक और बात। वो रुके। वकार साहब चौंके। जी?
पता नहीं जिंदगी साथ दे ना दे, मैंने खालिद के हिस्से की जायदाद उसकी औलाद के नाम कर दी है। मेरी वफात के बाद उसे मिल जाएगी, वो बोले, जबकि साथ आए मर्द ने अपना पहलू बदला, जैसे उसे ये बात बिल्कुल पसंद ना आई हो। जी, वकार साहब बस इतना ही बोले। आली के पीछे वदिया दाखिल हुई। वो इस बात पर हैरान थी कि आखिर उससे मिलने कौन आया है। बुजुर्ग पर नजर पड़ते ही उसे अपने बाबा का गुमान गुजरा। वो हक्का बक्का देखती रह गई। वो बुजुर्ग अपनी छड़ी की मदद से उठे। मेरी बच्ची, उन्होंने बाहें फैलाई। वदिया कभी उनको देखती, कभी मामू को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बेटा, ये तुम्हारे दादा हैं, वो बोले। बुजुर्ग आगे बढ़े और उसका चेहरा थाम लिया। मेरे खालिद की निशानी, मेरी पोती। उन्होंने बढ़कर पहले उसका माथा चूमा, फिर सीने में दबोच लिया और रोने लगे। सीने की गरमाइश से वदिया को लगा कि वो अपने बाप के गले लग गई है। वो भी रोने लगी। आप मेरे दादा हैं, वो बोली। हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरा बदनसीब दादा हूँ, जो पहली बार तुझको देख रहा हूँ। वो फूट फूट कर रोने लगे। वदिया ने हाथ बढ़ाकर उनका चेहरा साफ किया। मत रोएं दादाजी, देखें मैं भी नहीं रो रही, वो अपने आंसू पोंछ कर बोली। उसने साथ आए मर्द की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? ये तेरे चाचा हैं, दादा बोले। वो बेसाख्तगी से उनकी तरफ बढ़ी। बादल नाख्वास्ता उस मर्द ने वदिया के सर पर हाथ फेरा। कितनी ही देर वो अपने दादा से बातें करती रही। फिर उसने वादा किया कि वो उनसे मिलने जल्द आएगी। आज वो बेहद खुश थी अपने दादा से मिलकर। उन्होंने वादा किया था कि वो उससे मिलने आते रहेंगे और फोन भी करते रहेंगे। वदिया से मिलने कौन आया था? जैसे ही वकार साहब कमरे में दाखिल हुए, रुकैया बेगम ने पूछा। उसके दादा आए थे। वो बिस्तर पर दराज हुए। हैं? भला उन्हें इतने सालों बाद आई है उसकी याद? हाँ, अब जवान हो गई है। जब पालने की बारी आई तो उसका मुंह तक नहीं देखा और आ गए हक जमाने। वो दबा दबा गुस्सा कर रही थी। भाई, आखिर को उनका खून है, अब हम मना करने से तो रहे। वो जब चाहे आ सकते हैं उससे मिलने। साथ क्यों नहीं ले जाते? अगर याद आ ही गया है कि उनका अपना खून है। उन्हें अब भी गुस्सा था। तुम भी ना बेगम, बस कभी कभी हद कर देती हो। वकार साहब ने गुस्से से करवट बदली। उन्होंने गर्दन घुमाई। बड़े आए दादा। रुकैया बेगम का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। उसने आकर बैग उतारा और वॉशरूम में नहाने के लिए घुस गई। अभी निकली ही थी कि आली की आवाज आ रही थी। वदिया, नीचे आओ जल्दी। अब क्या मुसीबत है? आज ही टेस्टों से फारिग हुई हूँ, सोचा कि सोऊंगी, मगर शायद किस्मत में मेरे सोना लिखा ही नहीं है। वो मुंह बसूर के नीचे आई। जी भाई, खाना दो, मुझे भूख लगी है। आली टेबल पर बैठ गया। मामी कहाँ हैं? उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। अम्मी अब्बू गए हैं फौतगी में शेखुपुरा। जवाब मुख्तसर था। कौन फौत हुआ है? वो कोई अब्बू के कजन थे, शायद जमाल अंकल। मुझे ठीक से पता नहीं, बस अम्मी ने फोन पर इतना ही बताया है। मेरा ख्याल है जमाल अंकल ही होंगे, वही बीमार थे। उसने खुद से कलाम किया। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहकर किचन में चली गई। तवा रखा और रात वाला सालन निकाल कर अवन में रख दिया। खिड़की से देखा तो काली घटाएं छा रही थीं। हाय अल्लाह, इतना अच्छा मौसम है, मगर चलो छोड़ो, जल्दी से इसे खाना दूं फिर सोऊंगी। वो जल्दी जल्दी पेड़े बनाने लगी। अल्लाह, पहले एप्रन पहन लूं वरना कपड़ों पर आटा लग जाएगा। उसने दुपट्टा दरवाजे पर डाला और एप्रन पहन लिया। हद है, इतनी देर लगती है। भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, और महारानी साहबा से रोटी जल्दी नहीं बन रही। आली कहता हुआ किचन में आ गया। भाई, बना रही हूं ना। वो एक हाथ से माथे पर आए गीले बाल पीछे कर रही थी और दूसरे हाथ से रोटी सेक रही थी। आली एकटुक उसे देखे जा रहा था। वो पहली बार खुले बालों में देख रहा था उसे। काले घने बाल जो कमर तक थे, सिर्फ एक कैचर में कैद करने की नाकाम कोशिश की थी। बालों से पानी की नन्ही नन्ही बूंदें कमीज में जज्ब हो रही थीं। काली घटा बाहर थी और बारिश की बूंदें उसके बालों से हल्के हल्के बरस रही थीं। वो ट्रे में रोटी रखकर पलटी तो उसे सामने पाया। उसने ट्रे काउंटर पर रखी और बिजली की तेजी से दुपट्टा पकड़ा। आली ने नजरें चुराई। भाई, मैं ला रही थी ना। इस तरह उसे देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हुई थी। वो ट्रे लेकर पलट गया। उसका रुका हुआ सांस बहाल हुआ। उसने वली के लिए भी रोटियां पकाई और सोने चल दी। वो सोकर उठी तो बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। असर की नमाज अदा की और किचन में आकर कुछ बनाने का सोचने लगी। आज मामी नहीं है, क्यों ना पकोड़े बना लूं। उसने बड़े दिल से पकोड़े बनाए और इमली की चटनी और चाय का गर्मा गर्म कप लेकर लाउंज के बाहर ही सीढ़ियों पर बैठकर
बारिश से लुत्फानंदोज होने लगी। आली मेन गेट से बाइक अंदर ले आया था। तेज बरसती बारिश में वो पूरी तरह भीग गया था। जाते नवंबर के दिन थे, इसलिए थोड़ी खुनकी पड़ रही थी। अच्छू अच्छू, वो 2-3 बार और छींका और गीली बाजू से नाक को रगड़ डाला। प्लीज मुझे भी चाय दे दो, सर्दी लग रही है, वो कहकर अंदर चला गया। तो किसने कहा था कि इतनी तेज बारिश में घूमे, वो मुंह चढ़ा कर बोली। वो अक्सर आली के पीछे ही उसे बातें सुनाती थी, क्योंकि सामने बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। किचन में चाय बना रही थी जब फोन की घंटी बजी। हेलो, उसने रिसीवर उठाया। वदिया, मैं खाला के यहाँ हूँ, बारिश रुकेगी तो आऊंगा, ठीक है? वली ने खटाक से फोन बंद कर दिया और वो फोन को देखती रह गई। वो आली को चाय देने कमरे में गई। किसका फोन था? वो चेंज कर चुका था और तौलिए से बाल रगड़ रहा था। वली भाई का था। कह रहे थे कि खाला के यहाँ हैं और बारिश के थमने पर आएंगे। उसने तफसील से गोश गुजार कर दी। भाई के कुछ ज्यादा ही चक्कर लगने लग गए हैं खाला के यहाँ, आली बड़बड़ाया। जी, वधिया ने सुनने की भरपूर कोशिश की, मगर उसकी आवाज बाहर बरसती बारिश की आवाज से मध्यम थी। कुछ नहीं। अच्छू, लगता है नजला हो गया है, वो नाक टिश्यू से रगड़ कर बोला। ठीक है, तुम जाओ। उसने चाय का कप लिया और वो कमरे से निकल आई। वो इशा पढ़कर फारिग हुई और टीवी देखने लगी। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। आली चादर ओढ़े नीचे आया। अच्छू अच्छू, चींकें जोरों पर थीं। वो सोफे पर टिक गया। खाना खाएंगे? वधिया ने मुख्तसरन पूछा। नहीं, भाई आ गया? वधिया ने नफी में सर हिलाया। अच्छा। आली ने घड़ी पर नजर डाली तो 9 बज रहे थे, अभी तक नहीं आया। वो बड़बड़ाया। मामू कब आएंगे? वधिया ने पूछा। कल का कहकर गए हैं वो, आली ने बताया और सोफे पर दराज हो गया। प्लीज कोई कंबल वगैरह दे दो, ठंड लग रही है। वो कहकर उठी और अंदर मामू के कमरे से कंबल उठा लाई। आप ऊपर जाकर आराम करें, मैं नीचे बैठी हूँ, वो उसकी हालत देख कर बोली। नाक छींक छींक कर लाल हो रही थी और आंखों से पानी बह रहा था। तुम ठीक कह रही हो, मैं यहाँ पर बेआराम ही रहूंगा। वो बिना किसी बहस के आमादा हो गया। वदिया ने हैरत से देखा। ये पहली दफा था जब आली ने उसकी कोई बात मानी हो। रात के 12 बजे थे और वली अभी तक नहीं आया था। वदिया का नींद के मारे बुरा हाल था। बारिश अब भी वक्फे वक्फे से हो रही थी। उसने किचन में आकर दूध गर्म किया और आली को देने चली आई। उसने नॉक किया मगर जवाब नदारद था। तीसरी बार नॉक करके वो अंदर दाखिल हुई। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। उसने लाइट जलाई तो वो बेड पर पड़ा था। उसने ग्लास साइड टेबल पर रखा तो उसे लगा कि वो कुछ बड़बड़ा रहा है। उसने कान करीब किया। पानी, पानी, आली बोल रहा था, जबकि आंखें हनूस बंद थीं। वो पानी ले आई। भाई, पानी ले लें, उसने आली को पुकारा। भाई, भाई उठें, वो बोली, मगर जवाब नदारद था। आली ने आंखें नहीं खोली, अलबत्ता उसके पपोटे हिल रहे थे। उसने आली का हाथ हिलाया तो उसे लगा कि वो दहक रहा है। उसने जल्दी से उसके माथे पर हाथ रखा तो उसे झटका लगा। इसे तो बहुत तेज बुखार है, वो बोली। अब क्या करूं? वली भाई भी नहीं है और मामी मामू भी। वदिया के हाथ पांव फूल गए। वो आली का हाथ थामे बैठी थी। पानी, आली बड़बड़ाया। हाँ हाँ भाई, पानी पी लें, वो उसका कंधा हिलाकर बोली। आली ने आंखें बमुश्किल खोली। वदिया, वो बोला। जी भाई, पानी लाई हूँ, वो थोड़ा आगे झुकी। आली ने कोशिश की मगर नाकाम रहा। वदिया ने सहारा देकर उसका सर उठाया और पानी का ग्लास मुंह से लगाया। उसने एक ही सांस में ग्लास खाली कर दिया। और लाऊं? वो बोली। आली ने नफी में सर हिलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनूदगी में जा रहा था। वो उठी और फोन करने चल दी। उसने वली के सेल फोन पर कॉल की। चौथी बेल पर फोन उठाया गया। हेलो वली भाई, आप जल्दी घर आ जाएं, उसने घबरा कर बात की। वली, सुबह आएगा आप, शुमाइला की आवाज आई, मगर वो इससे पहले कि वो कुछ बोलती खटाक से फोन बंद कर दिया गया। किसका फोन था? वली ने पूछा। वदिया का था, पूछ रही थी कब आएंगे। मैंने कह दिया कि अब वो सुबह ही आएंगे। भला ये कोई टाइम है वापसी का? 12:30 बजने को हैं। शुमाइला ने एक अदा से कहा। मैंने ठीक कहा ना? वो आंखें झुका कर बोली। आप कभी गलत हो सकती हैं क्या? वली ने हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाया। वली के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी, जबकि शुमाइला ने शर्माकर नजरें झुका ली। अब क्या करूं? वो हाथ मरोड़ रही थी। उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो 12:40 हो रहे थे। वो किचन में आई और दवा ढूंढने लगी। अल्लाह अल्लाह करके उसे बुखार की गोलियां मिली। उसने तोस गर्म किए और आली के कमरे में आ गई। आली भाई, आली भाई, उसने कंधा हिलाया।
वो कसमसाया। भाई कुछ खा लें फिर दवा ले लें। वो बोली, मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छू। वो इतनी जोर से छींका कि पूरा जिस्म लरस गया। उफ। उसके मुंह से बेसाख्ता आवाज निकली और दूसरे हाथ से उसने सर थाम लिया। दर्द हो रहा है? उसने मासूमियत से पूछा। मैं थर्मामीटर लाती हूँ, वो कहकर उठी, जबकि वो उसे जाता देखता रहा। 104 बुखार है आपको भाई, उसने तशवीश से कहा। भाई आप कुछ खा लेना फिर दवा ले लीजिएगा, फिर ही आराम आएगा ना, उसने जिद की। नहीं, आली ने नफी में सर हिलाया। वदिया में न जाने कहां से इतनी ताकत आई थी, उसने जबरदस्ती उसे बिठाया बेड से टेक लगाकर और दूध और टोस्ट वाली ट्रे उसके सामने कर दी। चले खाएं, वो हुक्म देकर बोली। अच्छू अच्छू अच्छू। आली एकदम छींका और ट्रे में पड़ा दूध का ग्लास छलक गया। वदिया ने जल्दी से बढ़कर ट्रे संभाली, जबकि आली की नाक और आंखें दोनों बुरी तरह बह रही थीं। वदिया ने बड़ी मुश्किलों से उसे खाली दूध पीने पर राजी किया और फिर टैबलेट दे दी। उसे दोबारा लिटाकर वो बर्तन समेट कर किचन में आ गई। बर्तन धोकर वो लाउंज में आई। उसने वहां की लाइट्स ऑफ की और अपने कमरे में आ गई। घड़ी पर नजर दौड़ाई तो 2 बज रहे थे। थकन से उसका बुरा हाल था, मगर नींद दूर दूर तक आंखों में नहीं थी। भाई को देख तो लूं, शायद कुछ चाहिए हो। वो खुद कलामी करते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ी। वो बेड के करीब आई तो आली के सू सू करने की आवाज आ रही थी। वो बहुत बेचैन लग रहा था। उसने माथे पर हाथ रखा तो उसने आंखें खोली। आपको अब भी बहुत तेज बुखार है भाई, उसने परेशानी से कहा। मैं ऐसा करती हूँ, ठंडा पानी और पट्टियां लाती हूँ। वो तीर की तरह कमरे से निकल गई, जबकि आली एक दफा फिर कुनूदगी में जा रहा था। वो रात भर उसके सिरहाने बैठी पट्टियां करती रही। पट्टियां करते करते वो सोच रही थी कि इस शख्स से बात करने को उसका दिल नहीं करता था, मगर अब वो उसकी इतनी देखभाल क्यों कर रही है। एक चुभन अब भी उसके दिल में थी, आली के लिए। फजर के बाद जाकर कहीं उसका बुखार कम हुआ। थकन से वदिया का बुरा हाल था। वो उठी और नमाज पढ़ी। अभी वो लेटने लगी थी कि ख्याल आया, एक नजर देख लूं फिर सो जाऊंगी। वो दोबारा उसके कमरे में आई तो वो पुरसुकून सो रहा था। शुक्र अल्लाह का, उसने बेख्तियार शुक्र अदा किया और लाइट ऑफ करके निकल गई। लेटी तो अजीब सा एहसास हो रहा था। वो आली को देखकर कितना घबरा गई थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता घबराहट खत्म हुई तो वो उसे संभालने में कामयाब रही। यही सोचते वो नींद की वादियों में उतर गई। उसकी आंख बैल की कई आवाजों से खुली। क्या घोड़े बेचकर सो रही थी? वली बाइक लेकर अंदर आया। आसमान पर अब भी बादल थे, मगर बारिश नहीं हो रही थी। 12 बज रहे हैं और तुम अब तक सो रही थी? वली को हैरत हुई, क्योंकि वदिया कभी इतनी देर तक नहीं सोई थी। जी मैं सुबह ही सोई थी। क्यों? वो हैरत से बोला। रात आली भाई को बहुत तेज बुखार था और घर पर कोई भी नहीं था, इसलिए सारी रात जागती रही हूँ। तुम मुझे बता देती, मैंने फोन करके कहा था, मगर शुमाइला ने कहा कि आप सुबह आएंगे। ओह, वो तुम्हारा फोन था? मुझे लगा शायद किसी दोस्त का फोन है। वली शर्मिंदा हुआ और वो झूठ बोल गया। अब कैसा है वो? वली ने खिजालत से कहा। ठीक है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। नाश्ता करेंगे? वदिया ने पूछा। नहीं, मैं करके आया हूँ, खाला नाश्ता किए बगैर आने ही नहीं दे रही थी। वली कहकर ऊपर चला गया, जबकि वदिया अफसोस से उसे देखती रही। वदिया नाश्ता करके आली के कमरे में आई। वो अब भी सो रहा था। उसके माथे पर हाथ रखा। काफी कम हो गया है बुखार, वो बोली। आराम करने देती हूँ। उसने कमरे के पर्दे बराबर किए और बाहर निकल आई। वो खाने की तैयारी कर रही थी जब आली चादर लपेटे नीचे आ गया। वो लाउंज में आकर सोफे पर बैठा। कमजोरी उसके चेहरे से आया थी। अलबत्ता बुखार कम हो गया था और नजला जुकाम अब भी वैसा ही था। अच्छू, वो छींका। छींक की आवाज सुनकर वदिया किचन से बाहर आई। आप नीचे आ गए? अभी आपको आराम करना चाहिए था, वो परेशानी से बोली, जबकि वो सिर्फ उसे देख रहा था। आली को याद था कि रात वदिया थी उसके पास और उसने ही उसका ख्याल रखा था। वैसे उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वदिया उसका ख्याल रखेगी, जबकि वो उसके साथ हमेशा बुरा ही करता रहा है। मगर फिर भी वदिया ने उसका बहुत ख्याल रखा था, जिसके लिए वो वाकई शर्मिंदा था। आप नाश्ता करेंगे? उसके 2 बार कहने पर वो चौंका। हाँ, उसने सर हिलाया। उसने ट्रे उसके सामने रखी। उबला हुआ अंडा था, दूध का ग्लास था और जैम और ब्रेड थी। वो दोबारा किचन में आ गई। कैसा है यार आली? वदिया ने बताया कि तेरी तबीयत खराब है। वली ने भाई से पूछा। ठीक हूँ, उसने वली को देखा। वो निकसिक तैयार था कहीं जाने के लिए।
वदिया मेरा खाना ना बनाना, मैं बाहर खा कर आऊंगा, उसने खड़े खड़े कहा। डॉक्टर के पास जाना है तो ले चलूं तुझे? अब वो आली से मुखातिब हुआ। नहीं, मैं पहले से बेहतर हूँ अब, मुख्तसर जवाब मिला। ओके, मैं चलता हूँ, वो कहकर निकल गया। वो नाश्ता करने लगा, तभी फोन की घंटी बजी। आली तो उठ नहीं सकता था, इसलिए वदिया ने उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू जान। जी, सब ठीक है। जी, वली भाई बाहर हैं और आली भाई नाश्ता कर रहे हैं। जी, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, कोई बात नहीं। जी ठीक है। जी। उसने फोन बंद कर दिया, जबकि आली इस दौरान उसका बड़ी संजीदगी से जायजा लेता रहा था। वो बड़े तहम्मुल से बात कर रही थी। तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं बीमार हूँ? छूटते ही सवाल किया। क्या फायदा बताने का? मामी मामू ख्वामखा परेशान हो जाते। वो सोफे पर बैठते हुए बोली। तुम्हें बताना चाहिए था। उसने ट्रे से हाथ खींच लिए। मामी आपसे इतना प्यार करती हैं, वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाती और फौरन आ भी नहीं सकती थी। वहां भी बारिश की वजह से काफी बुरा हाल है। मामू कह रहे थे कि उन्हें आने में वक्त लगेगा। वो ट्रे लेकर उठ गई। उसने पानी और दवाई उसके सामने रखी। ये ले लीजिएगा, वो कहकर रुकी नहीं और बेरुखी से चल दी। जबकि आली को यकीन नहीं आ रहा था कि अभी रात में इसने मेरी इतनी तीमारदारी की और अब फिर वो पहले जैसी हो गई है, जो सिर्फ उससे जरूरतन ही बात करती थी, वरना उसे मुखातिब नहीं करती थी। तो फिर आपने क्या सोचा है? रुकैया बेगम ने बिस्तर पर बैठकर सवाल किया। किस बारे में? वकार साहब ने अखबार लपेट कर कहा। अरे वली की शादी के बारे में। और किस बारे में? वो बरहम हुई। भाई बेगम, अब मैं क्या कहूँ, सब कुछ तो तुमने तय कर रखा है, फिर मुझसे पूछने का फायदा? वो ऐनक उतार कर तरास हुए। तो आपको कोई एतराज नहीं है ना? उनकी बाँछें खिल गईं। अगर वली और तुम्हारी ये मर्जी है तो ठीक है, आगे अल्लाह बेहतर करे। ठीक है, तो फिर कल ही बाकायदा रिश्ता ले चलेंगे, वो खुशी खुशी कहने लगी। वकार साहब ने करवट ली। अरे वदिया किधर दफा हो गई है? रुकैया बेगम ने किचन में झांका। वो वहां भी नहीं थी। पता नहीं ये मनहूस लड़की कहाँ चली गई है। वो सीढ़ियों के पास आकर बोली। वदिया, ओ वदिया, जल्दी नीचे आ। जी मामी, वो तकरीबन दौड़ कर आई। कहाँ मर गई थी मनहूस? तेवर काफी खराब थे। वो सफाई कर रही थी मैं ऊपर की। वो हाथ दुपट्टे से साफ करके बोली। वो मेरा सब्ज जोड़ा और अपने मामू का जोड़ा निकाल कर इस्त्री कर दे, हमने जाना है। जी मामी, वो कहकर उनके कमरे में चली गई। कहाँ जा रही हैं अम्मी? आली दाखिल हुआ। तुम्हारी खाला के यहाँ जा रहे हैं। हमने फैसला किया है कि वली का रिश्ता शुमाइला के लिए ले जाएं। वो खुश होकर बता रही थी। ओह, आली ने अफसोस से सर हिलाया। भाई को कोई और नहीं मिली थी जो शुमाइला को पसंद कर लिया? वो जेरे लब पड़पड़ाया। क्या कहा तुमने? रुकैया बेगम ने कहा। कुछ नहीं, मुबारक हो आपको। आपकी भांजी हमेशा डेरा डालने आ रही हैं। वो मुस्कुरा कर बोला। हाँ भाई, मुबारक करे अल्लाह भी। वो हाथ उठाकर बोली। लाउंज से आती आवाजों की तरफ उसका मुकम्मल ध्यान था। लो, अब तो खाला और उनके खानदान का डेरा 24 घंटे यहाँ ही होगा। वली भाई भी बस ना, उसने सर हिलाया। शाम को जब वकार साहब और रुकैया बेगम सकिया के घर गए तो वो उनके सामने बिछी बिछी जा रही थीं। अरे आपा, तुमने मेरी आधी फिक्र खत्म कर दी, अल्लाह तुम्हारा भला करे। वो उनके हाथ पकड़ कर बोली। आपको तो एतराज नहीं है ना अनवर साहब? वकार साहब ने सकिया बेगम के शौहर को मुखातिब किया, जो मुसलसल खामोश थे। लो भला, इनको क्या एतराज होगा? घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। सकिया बेगम अनवर साहब के बोलने से पहले ही बोल पड़ी। नहीं भाई साहब, ऐतराज कैसा? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी बेटी का नसीब जागा है और वो आपके घर की बहू बनेगी। अनवर साहब ने बड़ी आजिज़ी से कहा। सकिया बेगम के मुकाबले में वो काफी कम या फिर जरूरत की हद तक ही बात करते थे। घर पर सकिया बेगम का राज था। वो भला मानस इंसान बस खामोश ही रहता था। अरे शुमाइला को बुलाओ, रुकैया बेगम ने खड़े रिजवान से कहा। हाँ खाला, बुलाता हूँ, वो आस्तीन से पान वाली लाली साफ करके बोला। ओ शुमाइला, इधर आ, खाला बुला रही हैं। वो वहीं से हाँकने लगा। बेटा, अंदर से जाकर लाओ। वकार साहब की नागवारियत को भांप कर अनवर साहब बोले। बुलाना ही है ना, यहाँ से बुलाओ या अंदर जाकर, क्या फर्क पड़ता है? रिजवान हाथ नचा कर बोला, जबकि अनवर साहब को खिजालत ने घेर लिया। लो, आ गई शुमाइला, वो उसे रास्ता देकर बोला। सलाम खाला, सलाम खालू, वो दोनों को सलाम करके बोली। जीती रह मेरी बच्ची, जीती रह।
इधर मेरे पास बैठ। रुकैया बेगम ने अपने साथ जगह खाली की। ज़किया, अब से ये हमारी बच्ची हुई। उन्होंने उसके हाथ पर चंद बड़े नोट रख दिए और सर पर प्यार दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल पीला हुए जा रहा था। अलबत्ता उसने मुट्ठी को जोर से बंद कर लिया। हाँ आपा, क्यों नहीं, सकिया बेगम ने कहा। ए लो, नायला भी ले आई चाय। नायला ट्रे में चाय और दूसरे लवाजमात लेकर आई। अरे आपा, पहले तुम मुंह मीठा करो। सकिया बेगम एक रसगुल्ला उनके मुंह में डालकर बोली। हाँ, तुम भी करो। रुकैया बेगम ने भी मुंह मीठा करवाया सकिया बेगम का और शुमाइला का। अरे भाई साहब, आप भी लें। अनवर साहब प्लेट वकार साहब के आगे करके बोले। जी शुक्रिया। उन्होंने एक गुलाब जामुन उठाया। अरे अब्बू, मुझे भी दो। रिजवान नदीदों की तरह प्लेट पर झपटा। अनवर साहब ने उसे घूरा, मगर वो नजरअंदाज करके खाने लगा। भाई साहब, ये लें, ये समोसे मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनाए हैं। सकिया बेगम ने बाजारी समोसों को अपनी बेटी की महारत कहकर प्लेट आगे करने लगी। नहीं, मुंह मीठा कर लिया, बस चाय पीऊंगा। वकार साहब ने माजरत कर ली। तुम तो लो आपा। उन्होंने प्लेट रुकैया बेगम के आगे की। रुकैया बेगम ने प्लेट में एक समोसा रख लिया। वकार साहब को कोई खास खुशी नहीं हुई थी। उन्हें उनके घर का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था, जहां सिर्फ औरतों की हुक्मरानी थी, जो मर्दों को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन से ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। उनके निकलते ही नायला, रिजवान और शुमाइला चीजों पर टूट पड़े। देखा रिजवान के अब्बा, मेरी अक्लमंदी को, कैसे मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करवाया है। सकिया बेगम बड़े फखर से तख्त पर पांव फैलाकर बोली। ज़किया, ये तुम्हारी अक्लमंदी नहीं है, बल्कि ऊपर वाले का फजल है हम पर, जो बैठे बिठाए रिश्ता आ गया। अनवर साहब बड़े तहम्मुल से बोले। अरे मैंने और मेरी बेटियों ने बड़े पापड़ बेले हैं आपा को शीशे में उतारने के लिए, तुम्हें क्या पता भला। वो नखवत से बोली। अनवर साहब एक तासुफ भरी नजर उन पर और फिर अपने बच्चों पर डालकर चुपचाप कमरे से निकल गए। इनके भरोसे होते तो हो गया था रिश्ता। वो बोली। लड़कियों, बस खुद ही खाना, मुझे ना देना। लो अम्मा, ये काम भी हुआ, मेरा तो हो गया रिश्ता। शुमाइला प्लेट सकिया के सामने करके बोली। हाँ, हो गया तेरा रिश्ता। अब बस ये तेरा काम है कि तू अपनी बहन को उस घर में ले जाए। वो उसे समझाते हुए बोली। हाँ अपा, मगर पहले उस मनहूस को निकालें, मुझे वो एक आंख नहीं भाती। नायला भी आ गई। हाँ, पहले तो उस मनहूस वदिया को निकालेंगे, ऐसा ना हो कि दोबारा पलट आए। सकिया बेगम एक गुलाब जामुन मुंह में रख कर बोली। बस अम्मा, एक बार जाने दो, फिर उसका ऐसा जीना हराम कर दूंगी कि खुद ही चली जाएगी। शुमाइला मुस्तकबिल के मंसूबे बना कर बोली। नी, तेरा भाई किधर गया है? सकिया बेगम ने रिजवान को ना पाकर कहा। गया होगा कहीं लड़कियां ताड़ने या आवाजें कसने, नायला ने हाथ घुमाकर कहा और अंदर चली गई। ये लड़का भी ना बस। अम्मा, इससे कहो कि अब तो सुधर जाए, मोहल्ले से कितनी शिकायतें आ चुकी हैं उसकी। शुमाइला ने फिक्रमंदी से कहा। अरे रहने दे, ये मोहल्ले वाले वैसे ही चलते हैं उससे। सकिया बेगम ने हस्बे आदत उसकी तरफदारी की। शुमाइला चुप हो गई। वली बेताबी से टहल रहा था, खुशी उसके अंग अंग से जाहिर हो रही थी। भाई चाय, वदिया ने कब पढ़ाया? बाद में लूंगा, जरा अम्मी अबू आ जाएं। वली बार बार दरवाजे को देख रहा था। आली ने वदिया के ट्रे आगे करने पर कब पकड़ लिया। भाई बैठ जाओ, तुम्हारे परेड करने से वो जल्दी नहीं आएंगे। वो मजाक उड़ाकर बोला। जब दिल की तमन्ना पूरी हो रही हो ना, तो इंसान को इतनी ही खुशी मिलती है। तुम क्या जानो, वली ने साफ आली का मजाक उड़ाया। जी बिल्कुल ठीक फरमाया, अभी तक दिल नहीं लगाया ना हमने, इसीलिए ऐसी खुशी नहीं मिली। वो चाय का सिप लेकर बेख्तियार वदिया की तरफ देखकर बोला, जो दोनों की गुफ्तगू से यकसर बेनियाज कुछ सोच रही थी। वदिया को न जाने क्यों इतना दुख हुआ था कि वली की शादी शुमाइला से हो रही है, हालांकि उसने दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी साफ देखी थी, मगर न जाने क्यों वो खुश नहीं थी। वो बचपन ही से वली से काफी अटैच रही थी। अब जब से वो शुमाइला में इन्वॉल्व हुआ था, तब से वो काफी बदल रहा था, या शायद उसे महसूस हो रहा था। आली ने चुटकी बजाई। कहाँ गुम हो तुम? आली उसके करीब ही बैठा था। उसने खामोशी से उसकी तरफ देखा और उठ गई। अभी 2 दिन पहले ही तो एक बार फिर आली की वजह से मामी ने उसे कितना डांटा था, कितना बुरा भला कहा था कि उसने बताया ही नहीं कि आली को इतना तेज बुखार था। आली ने उसे जाता देखा और अफसोस से गर्दन झुकाकर वो पूरी कोशिश करने लगा था कि अब उसकी वजह से कम अम्मी उसे ना डांटे, मगर फिर भी कुछ न कुछ हो ही जाता था।
امی ابو آ گئے۔ ولی گاڑی کی آواز سن کر دروازے کی طرف گیا۔ امی کیسا رہا؟ ولی نے رقیہ بیگم کے داخل ہوتے ہی بےتابی سے پوچھا۔ ارے پگلے اندر تو آنے دے، پھر بتاتی ہوں، وہ خوشی خوشی بولی۔ ارے ودیا کہاں ہے؟ تو جلدی سے یہ مٹھائی پلیٹ میں ڈال کر لا۔ انہوں نے ودیا کو آواز دی۔ رقیہ بیگم نے ولی کا ماتھا چوما۔ مبارک ہو تجھے، ہم تیرا رشتہ پکا کرائے ہیں، ساتھ ہی اس کا منہ میٹھا کیا۔ ولی کو لگا اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ سچ امی؟ اس کی آواز چہک رہی تھی۔ ہاں برخوردار۔ وقار صاحب بھی اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ کر کچھ مطمئن ہوئے۔ لو اب سکون آ گیا تمہیں بھائی۔ علی اسے ساتھ لگا کر مبارکباد دے کر بولا۔ مبارک ہو بھائی۔ ودیا کی مسکراہٹ پھیکی تھی۔ ارے تم نے اتنی منحوس شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ تم کس چیز کا شوق منا رہی ہو؟ رقیہ بیگم اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر مشکوک ہوئی۔ کچھ نہیں مامی، بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ ارے بیٹا زیادہ تو نہیں خراب طبیعت؟ وقار صاحب فکر مند ہوئے۔ ارے نہیں ماموں، میں ٹھیک ہوں، وہ انہیں تسلی دے کر بولی۔ اچانک فون کی آواز کی طرف سب متوجہ ہوئے۔ میں سنتا ہوں۔ علی نے بڑھ کر ریسیور تھام لیا۔ ہیلو؟ جی ہے، یہ لیں بات کریں۔ اس نے مختصر گفتگو کے بعد ریسیور ودیا کی طرف بڑھایا۔ تمہارا فون ہے؟ کس کا؟ وہ بمشکل بول پائی، جبکہ رقیہ بیگم کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اس حادثے کے بعد وہ اس پر کتنا شک کرنے لگی تھی۔ اس نے بھول کر بھی کسی دوست کو اپنا نمبر نہیں دیا تھا۔ اب فون آنا حیرانی کا باعث تھا۔ تمہارے دادا کا ہے۔ علی نے ریسیور تھما دیا، جبکہ اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ وقار صاحب تو اٹھ گئے، البتہ وہ تینوں ودیا کی گفتگو سن رہے تھے۔ جی دادا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اب وہ دوسری طرف کا جواب سن رہی تھی۔ جی سب ٹھیک ہیں، آپ کب ملنے آئیں گے؟ وہ بے قراری سے بول رہی تھی۔ میں کیسے آؤں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ شاید دوسری طرف سے اس کو آنے کا کہا گیا تھا۔ جی کوشش کروں گی جی۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔ ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا اور آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو اس نے دوپٹے کے کونے میں جذب کر لیا اور چلی گئی۔ سالوں سال خبر تک نہیں لی، اب ہم نے پال لیا تو یاد آ گئی، اور یہ بھی کتنی میسنی ہے جو بے قراری سے پوچھ رہی تھی کہ کب آئیں گے۔ ڈرامے باز۔ رقیہ بیگم کا موڈ بہت بگڑ گیا تھا، جبکہ ولی موبائل پر مصروف تھا اور چہرے پر مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ دوسری طرف کون ہے، جبکہ علی افسوس سے گردن ہلاتا ہوا اٹھ گیا۔ آج کل علی کافی مصروف تھا۔ وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ ودیا کے BA کے پیپرز سر پر کھڑے تھے۔ آج انور اور زکیہ بیگم نے آنا تھا، لہٰذا وہ کچن میں مصروف تھی۔ شامی تلے ساتھ ہی چائے دم پر رکھی، اس کے ساتھ اس نے چاٹ بھی بنا لی تھی۔ گھنٹی بجی، اس نے کھڑکی سے جھانکا۔ انور صاحب، زکیہ بیگم، نائلہ اور رضوان آئے تھے۔ رضوان کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا۔ اس کے ہاتھ اور تیزی سے چلنے لگے، کیونکہ ان کے سامنے وہ مامی سے ڈانٹ کھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں باتوں میں مصروف تھے جب وہ ٹرالی سجا کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، مدھم آواز میں اس نے سلام کیا۔ انور صاحب نے بلند آواز میں جواب دیا، جبکہ زکیہ بیگم نے سر ہلایا اور نائلہ نے سر ہلانے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ خالہ، علی کہاں ہے؟ نائلہ نے اسے نہ پا کر پوچھا۔ بیٹا اوپر ہے کمرے میں، جاؤ ودیا بلا لاؤ۔ رقیہ بیگم نے ودیا کو حکم دیا۔ ارے رہنے دیں خالہ، میں چلی جاتی ہوں، نائلہ ایک ادا سے بولی اور نکل گئی، جبکہ ودیا چیزیں مہمانوں کے آگے رکھنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو علی نے کتابوں سے سر نکالا۔ کم ان۔ ہائے علی، نائلہ کی شوق آواز گونجی۔ ارے تم؟ وہ ایسے بولا جیسے اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے آنا ہے۔ جی ہاں ہم۔ رائل بلو کلر کے سوٹ میں وہ بالوں کو کھولے اور تیز میک اپ میں وہ ذرا بھی علی کو متاثر نہ کر سکی۔ کیا کر رہے تھے تم؟ وہ ٹیبل سے ٹیک لگا کر اس کے مقابل کھڑی تھی۔ چھک مار رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ ہاں 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 ہاں، اس کی ہنسی گونجی۔ تم بھی نہ علی۔ اس نے اس کے کندھے پر چپت لگائی، جسے اس نے ناگواری سے دیکھا، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ تم نیچے نہیں آئے؟ وہ اپنے لمبے ناخنوں کو دیکھ کر بولی۔ نہیں آیا، جواب مختصر تھا۔ اسے اس وقت نائلہ کا کمرے میں آنا اور بے فضول باتیں کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہم آئے تھے تم سے ملنے، تمہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ذرا جھکی تو سلک کا دوپٹہ سرک گیا اور گریبان کا راز کھولنے لگا، مگر نائلہ بے نیاز بنی رہی۔ علی نے نظریں چرا لی۔ مجھے ابھی کام ہے، تم چلی جاؤ پلیز۔ علی نے صاف ریڈ سگنل دکھایا اور کتابوں میں سر دے دیا۔
आली के रवैये पर सुबकी महसूस करती, वो नकवत से सर झटकती टक टक अपनी लंबी एड़ी वाली जूती को जमीन पर मारती निकल गई। कितनी फजूल हरकतें करती है ये, आली ने तासुब से सोचा और किताबों में गुम हो गया। वो ड्राइंग रूम में आई तो बड़े बातें करने में मसरूफ थे, जबकि नायला के नक्कुश तने हुए थे, जिसे सिर्फ वदिया ने महसूस किया। भाई साहब, मेरा तो ख्याल है नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अभी बस रमजान आने वाला है, इसमें मेरा और रुकैया का उम्रे का प्रोग्राम है। छोटी ईद के बाद मंगनी कर लेंगे और बड़ी ईद के बाद शादी। मौसम भी ठीक होगा उस वक्त। वकार साहब बोले, भाई साहब ये मंगनी वंगनी रहने देते हैं, सीधा शादी कर लें बड़ी ईद के बाद। सकिया बेगम ने फट से कहा, क्योंकि मंगनी पर उनका पैसा खर्च होने के ज्यादा चांसेस थे। ये भी ठीक है, हमें मंजूर है, फिर बड़ी ईद के बाद कोई तारीख रख लेंगे। वकार साहब बोले, आप खैर से उम्रे से आ जाएं, फिर तारीख भी रख लेंगे। वो निहायत अदब से बोले, जी इंशाल्लाह, आप बस तैयारियां रखें शादी की। वकार साहब ने खुशगवार मूड में कहा, चलो नायला, सबका मुंह मीठा करवाओ। सकिया बेगम ने मुंह बसूरती नायला से कहा। वो बादल नाखासा उठ गई। आज वकार साहब और रुकैया बेगम की फ्लाइट थी। सारे एक बार फिर जमा थे। उनकी फ्लाइट रात 12 बजे की थी। अफ्तारी वगैरह से फारिग होकर सब इकट्ठे बैठे थे, सिवाय वदिया के, जो किचन में हस्बे मामूल मसरूफ थी। भाई साहब, आप खैर से वापस कब आएंगे? सकिया बेगम ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। बस वहाँ ईद पढ़कर उसी दिन की फ्लाइट है वापसी की, रुकैया बेगम ने जवाब दिया। वैसे ही आज 13वां रोजा है, वहाँ आज 14वां होगा। हमें सिर्फ 15 दिन मिले हैं, वकार साहब ने कहा। वैसे ये भी खुदा का खास करम है कि आखिरी अशरा गुजारने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, आप हमारे लिए भी जरूर दुआ करें कि अल्लाह हम जैसों को भी अपना घर दिखाए। अनवर साहब मुअद्दब लहजे में बोले। जी जरूर, इंशाअल्लाह, वकार साहब बोले। रुकैया बेगम सबसे गले लगी और शुमाइला का तो खास कर माथा चूमा, मगर बदनसीब वदिया की तरफ तो उन्होंने देखा ही नहीं। हालांकि वो सब के दरमियान खड़ी थी, उसे निहायत सुबकी महसूस हुई। ये बात वकार साहब ने नोटिस की और उनके माथे पर शिकन का जाल बिछ गया। वो खुसूसन वदिया को गले मिले, उसका माथा चूमा। तुम दोनों का ख्याल रखना और अपना भी, और घर का तो तुम रखती ही हो, मुझे पता है। वो उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसकी आंखें नम थीं। जी मामू, वो हंसती। शाबाश मेरा बच्चा। उन्होंने उसे सर पर प्यार दिया, फिर सबसे मिले। उनके निकलते 10 बज गए। सकिया बेगम का इरादा सुबह सहरी करके ही जाने का था, मगर अनवर साहब ने उनके इरादे पर पानी फेर दिया और जाने का कहा। सबको चारों नाचार जाना ही पड़ा और वदिया ने शुक्र का कलमा पढ़ा। आज मामू को गए 9 दिन हो गए थे। आज उसे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ा था। वो कॉलेज से अपनी डेट शीट भी ले आई। ईद के थोड़े दिनों बाद ही उसके पेपर थे, लिहाजा वो पूरी तवज्जो से पढ़ना चाहती थी। उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो 2 बज रहे थे। वो किताबें खोलकर बैठ गई। घर पर सिर्फ आली था, वो भी अभी सेंटर से वापस आया था। दफतन बैल बजी। वो उठना नहीं चाहती थी, मगर मुसलसल बैल की वजह से उसका तसलसल पढ़ाई का टूट चुका था, सो चारों नाचार उसे उठना पड़ा। गेट खोलते ही उसके माथे पर आने वालों को देखकर वाज़े शिकन नमूदार हो गई। उसने रास्ता छोड़ दिया। शुमाइला, नायला और रिजवान दाखिल हुए। हाथ में बैग इस बात का वाज़े इशारा थे कि वो रहने की नीयत से आए हैं। सब कहाँ हैं? शुमाइला सोफे पर बैठते हुए बोली। आली ऊपर होंगे, वली भाई ऑफिस में। वो मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश हो गई। आली ऊपर है? फिर वो नीचे क्यों नहीं आया? क्या उसे पता नहीं कि हम आए हैं? नायला ने हैरत से पूछा। पता नहीं, वदिया ने कंधे उचकाए और उठ गई। आज गैर मामूली तौर पर वली इफ्तारी पर मौजूद था, वरना वो इफ्तारी पर मौजूद नहीं होता था। वदिया का काम फिर से बढ़ गया था। कहाँ वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि काम कम है, अब वो आराम से किताबों को टाइम दे पाएगी, और कहाँ तीनों की आमद। ऊपर से फरमाइशें ऐसी जैसे होटल में आए हों। वदिया प्लीज फ्रूट चाट चटपटी बनाना, शुमाइला ने कहा। और हाँ, मेरा हलक सूख जाता है, इसलिए शरबत मीठा और ठंडा हो। पकोड़ों में प्याज जरा ज्यादा डाल लेना, फूले फूले अच्छे लगेंगे। नायला ने फट से अपनी हाँ की। काफी दिन हो गए हैं दही बड़े नहीं खाए, आज इफ्तारी में बन जाए तो मजा आ जाएगा। रिजवान कब पीछे रह सकता था, और वदिया सिर्फ मुंह लटकाए सब सुन रही थी। वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं सकती थी। बोलने का मतलब मामी के आते ही शामत।
اس نے ولی کو دیکھا مگر شاید اسے شمائلہ کے علاوہ کسی میں دلچسپی نہیں تھی اور علی کے بارے میں اسے کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ سو چاروں ناچار وہ کچن میں گھس گئی جبکہ پیچھے سے ہنسی اور قہقہے اس کا خون جلا رہے تھے۔ رضوان چلا گیا مگر شمائلہ اور نائلہ کا ارادہ رہنے کا تھا۔ 3 دنوں میں اس کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی۔ سحری میں فرمائش، دونوں بہنیں سحری میں 2 یا 3 پراٹھوں سے تو انصاف کرنا فرض سمجھتی تھیں، کہاں وہ بیچاری صرف 4 پراٹھے بناتی تھی۔ ولی بھائی 2 کھاتے تھے، علی 1 اور 1 اپنا، اور کہاں 7 8 پراٹھے، اور افطاری میں الگ فہرست تیار ہوتی تھی۔ آج وہ بے حد تھک گئی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر ابھی اس نے پہلے زینے پر قدم ہی رکھا تھا کہ نائلہ کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ودیا، ذرا چائے ہی بنا دو، موڈ ہو رہا ہے۔ ہاں، میرا بھی دل کر رہا ہے۔ شمائلہ نے اپنی لٹ کو انگلی میں گھما کر کان کے پیچھے کیا، اور ولی، آپ ہی لیں گے نا؟ انتہائی پیار بھرا لہجہ تھا۔ اگر آپ کہیں گی تو ضرور لیں گے۔ ولی نے بھی جی حضوری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ تم بھی لوگے یقیناً علی، نائلہ نے ایک ادا سے کہا۔ علی نے ودیا کا چہرہ دیکھا۔ تھکن سے واضح آثار اس کے چہرے پر تھے اور مایوسی کی لہر بھی اٹھ رہی تھی۔ اس نے کچن کی طرف قدم بڑھایا۔ کبھی تم اپنے ہاتھ کی بھی چائے پلاؤ، ہم تو ترس گئے تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کو۔ روزانہ ایک ہی ہاتھ کی چائے پی پی کر دل اچاٹ سا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی آواز میں شیرنی کھولی اور نائلہ کو دیکھ کر کہا۔ ودیا کے قدم تھم گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آنکھوں میں کیا تھا وہ سمجھ نہیں پایا۔ ہاں، کہہ تو صحیح رہے ہو۔ اس نے طنز کا تیر ودیا پر چلایا۔ اب تم نے کہا ہے تو ضرور۔ ساتھ ہی علی کا شیریں لہجہ اس کو سر سے پاؤں تک شاد کر گیا۔ تم جاؤ ودیا اپنے کمرے میں، نائلہ بنا دیتی ہے، علی نے ودیا سے کہا اور وہ پلٹ گئی۔ علی آہستہ آہستہ پٹری پر آ رہا تھا، پانی چڑھاتے ہوئے نائلہ کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ ادھر شمائلہ اور ولی ایک دوسرے میں اتنے مگن تھے کہ انہیں کچھ ہوش نہیں تھی۔ ایک تو گدھوں کی طرح کام کرو، اوپر سے 100 باتیں سنو۔ ودیا مسلسل بڑبڑا رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی عزت افزائی پر رونا آ رہا تھا۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ علی سے کوئی امید نہ میں نے کبھی رکھی تھی اور نہ رکھوں گی۔ اس نے الٹے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ ڈالی مگر اس کو اپنے آنسو پر قابو ہی کہاں تھا۔ وہ نوٹ کر رہی تھی جب سے شمائلہ آئی ہوئی ہے تب سے ولی کی افطاری گھر پر ہوتی ہے اور پھر دونوں اکٹھے بیٹھے پتہ نہیں کون سے وفاؤں کے وعدے کرتے رہتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے۔ اگر نائلہ پاس بیٹھی بھی ہو تو وہ ایسے ہی بے نیاز دکھتی ہے جیسے یہاں ہے ہی نہیں، جبکہ علی کی اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی کہ وہ کب آتا ہے اور کب جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ واحد فرد تھی جو نماز اور تراویح پڑھ لیتی تھی، جبکہ باقی سارے اس فرض کو یکسر بھولے ہوئے تھے۔ وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ صرف 2-3 روزے ہی رہ گئے تھے اور اس نے اپنے عید کے جوڑے کو بھی سینا تھا، اسے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ صبح وہ کتابیں لے کر بیٹھ جاتی اور دوپہر اور ساری رات کچن کی نظر ہو جاتی، فرمائشی پروگرام پورے کرتے کرتے۔ اس کی نیند بھی ٹھیک سے پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے اپنی بے بسی پر شدید غصہ آتا اور کبھی کبھی رونا، مگر وہ بچپن ہی سے مامی کے زیر تسلط رہنے کی وجہ سے کافی ڈرپوک تھی اور اتنا حوصلہ نہیں رکھتی تھی کہ ان کے مخالف ہو جائے۔ اس نے اپنا دوپٹہ جو نماز کے لیے باندھا تھا کھولا اور کپ میں چائے نکال رہی تھی جب اس نے کھڑکی سے علی بھائی کو دیکھا جو اندر آ رہے تھے۔ گیٹ سے اندر آتے ہی انہوں نے اپنے سر کی ٹوپی اتاری اور جیب میں رکھ لی۔ اوہ، تو یہ نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے زیر لب کہا۔ مجھے کیا، جو بھی کرے۔ ساتھ ہی اصلی بے نیازی امٹ آئی۔ وہ کندھے اچکا کر اپنے اسٹور نما کمرے میں گھس گئی۔ ناول ابھی جاری ہے، بہت جلد ملتے ہیں ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔